कोई आंसर में मिस्टेक है टेस्ट पेपर में? हाँ, कौन से में? क्या है उसमें? तो फिर आंसर में चेंज हो जाएगा या बोनस होगा? बस आंसर चेंज होगा, 2 हो जाएगा। 20 सेकंड का बी कर सेकंड करना है। 20 सेकंड, हाँ इंटीजर टाइप पे 2 करना है। कोई क्वेश्चन आपको डिस्कस करना हो, कुछ पूछना हो इसी क्वेश्चन में? हाँ, देना देना। बोलो 1 to 5, 5th क्वेश्चन। सेंटर पे डाइपोल रखा हुआ है एंड शेल पे चार्ज क्यू है। तो डाइपोल पे क्योंकि टोटल चार्ज 0 है तो अंदर टोटल चार्ज 0 होगा बट इंड्यूस होगा। ये डाइपोल का फील्ड होगा इसलिए चार्ज तो इंड्यूस होगा बट टोटल चार्ज 0 होगा इनर सरफेस पे। Surface charge density on the inner surface of the shell is 0 everywhere? No. Electric field outside the shell is same as that of a point charge at the center of the shell. Actually बाहर की सरफेस पे देखें, हाँ, तो क्योंकि केवल Q चार्ज होगा बाहर, डायपोल का फील्ड तो केवल अंदर तक ही रिस्ट्रिक्टेड होगा। डायपोल और उसके इंड्यूस चार्जेस का फील्ड मीट को क्रॉस करके बाहर नहीं जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल इज सेम एज दैट ऑफ अ पॉइंट चार्ज एट द सेंटर ऑफ द शेल, ये सही है। Surface charge density on the inner surface is uniform? No. Surface charge density on the outer surface depends on P? No. सही कुछ है ना? एक सेकेंड, 1 to 5, 6 और कोई क्वेश्चन जो डिस्कस करना हो 20 से पहले? ओके 2-0 मैंने पढ़ाते वक्त बताया था आपको कि टाइम के लिए क्या करेंगे, जिसमें पहले स्पीड ज़्यादा गेन कर ली है उसमें टाइम कम लगेगा, उसको क्वालिटेटिवली बोलेंगे। तो पहले स्पीड ज़्यादा गेन कर ली ना तो इंक्रीज स्पीड से वो आगे का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, इसलिए तो टाइम कम लगेगा। इसी थॉट पे एक क्वेश्चन है 14। In a hypothetical atom, the first 4 energy levels are E 4e by 3, 2e 7e by 3. If a large sample of these atoms is excited to fourth state, the number of unique spectral lines observed in the emission spectrum. तो यूनिक स्पेक्ट्रल लाइन मतलब कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं, है ना? तो NC2 से जाएंगे दो, अच्छा हाँ, यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस सेम आ रहा है, वो अपने को देखना रहेगा। तो फिर वो कितनी, 4 से 3, 4 से 2, 4 से 1, 3 से 2, 2 से 1 एंड 2 से 1, इन सबका एनर्जी देखो। हाँ, और जो एनर्जी गैप सेम है फिर उनको इंक्लूड नहीं करेंगे ऐसे। तो यहाँ यूजुअल फॉर्मूला नहीं लगेगा। 15 to 19, 7th में ये जो लिक्विड है इसका वॉल्यूम है a/2 इंटू ए क्यूब बाई 4, इतना इसका वॉल्यूम है। और फिर ये देन द वर्क डन बाय ग्रेविटी इन द प्रोसेस अज्यूमिंग स्प्रेड्स इन द होल क्यूब। अब ये नीचे आ गया, पूरा नीचे आ गया, तो इससे जो हाइट बनेगी वो बनेगी a/4 की, ठीक है ना? तो पहले सेंटर ऑफ मास इसका कितनी हाइट पर है, m का, इसका सेंटर ऑफ मास हाइट है ये हाइट कितनी है 3a/4, 3a/4 पर है, तो mg 3a/4 इनिशियली, और बाद में mg a/4, W ग्रेविटी बराबर माइनस डेल्टा यू a/8। और कोई 20 हो गया, ठीक है। थर्ड 12th, चार्जेस Q1 Q2 आर पॉइंट्स A B ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, Q1 Q2 रखे हैं। द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O इज परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज, देन Q1 by Q2 इज प्रोपोर्शनल टू। तो अपन यहाँ पे मतलब दोनों का फील्ड देखो, एक BO के अलोंग आ रहा होगा,
एक ये के अलॉन्ग आ रहा होगा, और फिर वो ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज के पैरेलल कंपोनेंट है उसको बैलेंस कर देना है, तो ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाँ, हाइपोटेन्यूज के पैरेलल कंपोनेंट को बैलेंस कर देंगे तो रिजल्टेंट फील्ड हाइपोटेन्यूज के नॉर्मल हो जाएगा। सही है। कई तरह से कर सकते हैं, मतलब मुझे एकदम दिमाग में आ रहा है कि एक वेक्टर ऐसे आ रहा है, एक वेक्टर ऐसे आ रहा है, तो हाइपोटेन्यूज के पैरेलल लाइन बनाओ और उसके अलावा कंपोनेंट्स को इक्वेट कर दो। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, है ना। और जो फील्ड का एक कंपोनेंट है वो इधर आ रहा है, दूसरा कंपोनेंट इधर आ रहा है। के Q1 by x1 square, and this is के Q2 by x2 square। अब ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो इसका कॉस कंपोनेंट और इसका साइन कंपोनेंट उनको इक्वेट किया, उसमें tan थीटा आएगा, tan थीटा में x1 by x2 फिर से आएगा, तो वो कैंसिल होकर हो जाएगा, tan थीटा की वैल्यू भी डालेंगे ना अपन, तो उससे आ जाएगा। ठीक है, वर्क एनर्जी फिनिश करने के बाद में अब हम लोग लीनियर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास में आ रहे हैं। तो चैप्टर का फ्लो कैसा रहेगा, चैप्टर में 3 सेक्शन है। पहला सेक्शन है सेंटर ऑफ मास का, जिसमें हम लोग सेंटर ऑफ मास इंट्रोड्यूस करेंगे, क्या होता है, डिफरेंट ज्योमेट्रीज का सेंटर ऑफ मास हम लोग कैसे फाइंड करते हैं वो देखेंगे। सेंटर ऑफ मास का मोशन कैसे होता है, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स से रिलेशन, ये पूरा सेक्शन हमारा सेंटर ऑफ मास का रहेगा। वहीं सेकंड सेक्शन में आ जाएगा जिसमें हम लोग मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स उसको डिफाइन करेंगे, लीनियर इंपल्स डिफाइन करेंगे, मोमेंटम इंपल्स को रिलेट करेंगे, और उसके बाद में वेरिएबल मास सिस्टम आ जाएगा हमारे, मोमेंटम को रिलेट करेंगे। देन मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल आएगा, उसकी एप्लीकेशन देखेंगे हम लोग, और फिर वेरिएबल मास सिस्टम आएगा। तो ये मोमेंटम से रिलेटेड सेक्शन हुआ, और थर्ड सेक्शन में हम लोग कोलिजन्स के साथ डील करेंगे। चैप्टर छोटा है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स है नहीं, थ्योरी कम ही है। तो पहले सेंटर ऑफ मास इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सेंटर ऑफ मास किसी सिस्टम का एक ऐसा पॉइंट है जो सिस्टम जो जहां पे हम लोग सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं, जो ऐसे बिहेव करता है एज दो एंटायर मास वर concentrated there, all of the forces were applied there. Center of mass is a point which acts as though entire mass were located there and all of the forces were applied there. तो जैसे मैं एक बेसबॉल बैट को यदि हवा में थ्रो कर रहा हूँ, और बेसबॉल के बैट के पे एक पॉइंट ऐसा है जो कि स्ट्रिक्टली पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी में मूव कर रहा है, और बाकी सारे जो पॉइंट्स हैं वो कॉम्प्लिकेटेड ट्रेजेक्टरीज में मूव कर रहे हैं। बस एक पॉइंट ऐसा है जो कि स्ट्रेट अवे पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी में मूव कर रहा है। ऐसे यहाँ पे हम लोगों ने इस डंबल को, नहीं पहले ये ऐसे ही मान लीजिए हम लोग एक बॉल को स्पिन करा के थ्रो करें, तो आप देखोगे जो बॉल का सेंटर है वो तो पैराबोलिक पाथ को फॉलो कर रहा होगा, और कोई भी और पॉइंट देखेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड ट्रेजेक्टरी में जा रहा होगा। तो ऑब्जेक्ट का वो पॉइंट जो कि ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे ऑब्जेक्ट का सारा मास वहीं पे फोकस्ड हो और सारे फोर्सेस वहीं अप्लाई हो रहे हो, उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। तो ट्रांसलेटरी मोशन के लिए हम बॉडी के एंटायर मास को सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर सकते हैं। सेंटर ऑफ मास का बॉडी के मास के अंदर होना जरूरी नहीं है, वो बॉडी के बाहर भी हो सकता है। जैसे मैं अभी स्ट्रेट खड़ा हूं तो मेरा सेंटर ऑफ मास बीच में कहीं पे होगा, और मैं इसे बेंड हो जाऊं तो मेरा सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं पे आ रहा होगा, तो जरूरी कि वो मास के अंदर ही हो, मास के बाहर भी आ सकता है। तो ये सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन हुई। सो और एक और तरीके से हम ऐसे बोले कोई एक्सटेंडेड बॉडी है तो हम उस पे एक पॉइंट ऐसा लाई करेगा जहां से फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पास हो रही होगी, तो ऐसे में बॉडी लीनियर मोशन करेगी, ट्रांसलेटरी मोशन करेगी।
और उसके अलावा कहीं भी और किसी पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन पास हो रही होगी तो बॉडी रोटेट भी करेगी, ट्रांसलेट भी करेगी। तो यहां से हमें क्वेश्चंस के लिए भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है कि सेंटर ऑफ मास पे यदि फोर्स लगाएंगे तो केवल ट्रांसलेटरी मोशन होगा, और उसके अलावा कहीं भी और फोर्स लगाएंगे तो रोटेशन कम ट्रांसलेटरी मोशन होगा। सो इफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स passes through the CM, then motion is translatory। ये हम लोग बोल रहे हैं। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? वो पॉइंट जहां पे सारा मास अज्यूम कर सकते हैं, जहां पे सारे फोर्सेस एक्टिंग अज्यूम कर सकते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन के लिए बॉडी को सिंगल पॉइंट से रिप्लेस कर सकते हैं। ये सेंटर ऑफ मास था। यदि बॉडी पे सेंटर ऑफ मास पे फोर्स पास हो रहा है तो ऐसे में केवल लीनियर मोशन है, अदरवाइज रोटेशन कम ट्रांसलेटरी मोशन है। दो तरह के मास डिस्ट्रीब्यूशन है, एक डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन CRETE डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन, और एक कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पॉइंट पार्टिकल्स होंगे जो कि अलग अलग पोजीशंस पे लोकेटेड होंगे, और कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन में रिंग, डिस्क, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, उस तरह का मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो जो डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन है उनका सेंटर ऑफ मास डिफाइंड है। सेंटर ऑफ मास और डिस्क्रीट सिस्टम RCM सिग्मा MI RI अपॉन टोटल मास, मतलब पोजीशंस का वेटेड मीन एवरेज मास के रिस्पेक्ट में, M1 R1 M2 R2 M3 R3 एंड सो ऑन अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 एंड सो ऑन। तो यहां पे हमें क्या गिवन होगा? यहां पे हमें पार्टिकल्स की लोकेशन गिवन होगी कि पार्टिकल सपोज या तो ट्राइंगल पे रखे हुए हैं, या स्क्वायर पे रखे हुए हैं, या किसी हेक्सागन पे रखे हुए हैं, या किसी और ज्योमेट्री के वर्टिसेस पे रखे हुए हैं, और कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं गिवन है। तो हमें अपनी तरफ से कोऑर्डिनेट सिस्टम अज्यूम करना पड़ेगा x y, हर पॉइंट मास को कोऑर्डिनेट्स असाइन करने पड़ेंगे, और फिर सिग्मा MI XI अपॉन टोटल मास, सिग्मा MI YI अपॉन टोटल मास, वहां से x y z CM आएगा। और यह हो सकता है प्रॉब्लम में कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन हो, पॉइंट मासेस के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, तब तो स्ट्रेट अवे फॉर्मूला लगाएंगे सिग्मा MI XI अपॉन टोटल मास, सिग्मा MI YI अपॉन टोटल मास, वहां से x y z कोऑर्डिनेट्स आएंगे। या अपन डायरेक्टली r वेक्टर के लिए लिख सकते हैं सिग्मा MI RI वेक्टर अपॉन टोटल मास। यहाँ पे एक चीज ये ध्यान देने वाली है कि हमें एक्चुअली मासेस की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, हमें केवल मासेस का रेशो चाहिए, क्योंकि ये M1 अपॉन M, M2 अपॉन M, M3 अपॉन M, तो ये केवल रेशो ही होगा। तो यदि हमें केवल रेशो मालूम है कि मासेस किस रेशो में है तो हमें सेंटर ऑफ मास की लोकेशन मालूम पड़ जाएगी, हमें एग्जैक्ट मास की वैल्यू की जरूरत नहीं है। तो ये डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन रहे, जहां पे कि अलग अलग पार्टिकल्स की लोकेशन गिवन है और हमें सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकालनी है। सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। ये एक स्टैंडर्ड सिस्टम है, M1 M2 दो पार्टिकल्स है जो कि D पे लोकेटेड है। हमने अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम लोकेट किया, M1 को ओरिजिन माना और M1 M2 को ज्वाइन करने लाइन को एक्स एक्सिस माना। तो इसके कोऑर्डिनेट 0,0, इसके D,0, XCM निकाला तो आ रहा है M2D अपॉन M1 प्लस M2। तो M2 से M1 से सेंटर ऑफ मास की दूरी आ रही है M2D अपॉन M1 प्लस M2, और फिर यही अपन यहां से दूरी निकालेंगे तो D माइनस XCM, तो ये हो जाएगा M1D अपॉन M1 प्लस M2, है ना। तो ये हम लोगों का स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया कि M1 M2 दो पार्टिकल्स हैं और सेंटर ऑफ मास बीच में है। तो गौरवांशी जो D1 होगा फर्स्ट से CM की दूरी होगी वो होगी M2D अपॉन M1 प्लस M2, और जो D2 होगा दैट इज M1D अपॉन M1 प्लस M2। तो जो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन है वो दोनों पार्टिकल्स के ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसको मासेस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड कर रही है। D1 अपॉन D2 इज M2 अपॉन M1। फिर से M1 M2 दो पार्टिकल्स हैं, D सेपरेशन है, तो 1 से दूरी कितनी होगी M2D अपॉन M1 प्लस M2, 2 से दूरी कितनी होगी M1D अपॉन M1 प्लस M2। तो सेंटर ऑफ मास लाइन ज्वाइनिंग को इनवर्स रेशियो में डिवाइड कर रहा है मासेस के। D1 अपॉन D2 इज M2 अपॉन M1, दैट इज M1D1 बराबर M2D2। तो यहां से मालूम पड़ रहा है कि जिसका मास ज्यादा होगा उससे सेंटर ऑफ मास की दूरी कम होगी। अर्थ सन सिस्टम का देखेंगे तो सेंटर ऑफ मास सन के बहुत क्लोज होगा क्योंकि सन का मास बहुत मैसिव है। अर्थ मून का देखेंगे तो अर्थ के बहुत क्लोज होगा। तो ये दो पार्टिकल के सिस्टम का बार बार हमारे काम आता है, सो ध्यान नहीं रखेंगे M2D अपॉन M1 प्लस M2, M1D अपॉन M1 प्लस M2, M1D1 बराबर M2D2। आ कहां से रहा है? XCM के फॉर्मूला से आ रहा है ये, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ मास की लोकेशन हुई टू पार्टिकल सिस्टम के लिए। यदि हमारे पास सिमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन ज्योमेट्री सिमेट्रिक है, जैसे रेक्टेंगुलर शीट है, स्क्वायर शीट है, स्फीयर है, सिलेंडर है, रॉड है, तो ऐसे में और मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है और ज्योमेट्री सिमेट्रिक है। कोन को सिमेट्रिक ज्योमेट्री नहीं बोल पाएंगे, कोन ऊपर नीचे से सिमेट्रिक नहीं है। तो ऐसी ज्योमेट्री जो चारों तरफ से सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक ज्योमेट्री प्लस यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, जो सेंटर ऑफ मास होगा वो हमारा ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करेगा। तो ये ज्योमेट्रिकल सेंटर में बता रखे हैं, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा। तो ये भी स्टैंडर्ड हो गया। और मास डेंसिटी जो काम आएगी, मतलब हम यदि वायर लीनियर ज्योमेट्री है, जैसे वायर से मिलकर बनी हुई कोई ज्योमेट्री है, जैसे ट्राइंगुलर फ्रेम है, रेक्टेंगुलर फ्रेम है, हेक्सागोन फ्रेम है, तो ऐसे केस में लैम्डा काम आएगा।
और यदि हमारी किसी शीट से मिलकर बनी हुई ज्योमेट्री है, मतलब हॉलो ज्योमेट्री है, तो ऐसे में सिग्मा काम आएगा, और जहां पे सॉलिड वॉल्यूम है वहां पे वॉल्यूम मास डेंसिटी काम आएगी। तो उसको यूज में लेके हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। अब ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। सर्कुलर आर्च जो है, जो कि अपने सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा है, उसका सेंटर ऑफ मास लाइन ऑफ सिमेट्री पे 2r sin थीटा बाई 2 अपॉन थीटा पे होगा। इसको ऐसे याद रख सकते हो, r sin थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2, r sin थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2, है ना। ये सर्कुलर आर्क का सेंटर ऑफ मास लाइन ऑफ सिमेट्री पे, यदि थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है तो लाइन ऑफ सिमेट्री पे r sin थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2 उतने एंगल उतने डिस्टेंस पर होगा। ये आपके मॉडल में है। सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास 2r बाय पाई दूरी पर होगा लाइन ऑफ सिमेट्री पे। सेमी सर्कुलर डिस्क का 4r बाय 3 पाई पे होगा। हेमिस्फेरिकल शेल का r बाय 2 पर होगा। सॉलिड हेमिस्फेयर का 3r बाय 8 पर होगा। हॉलो कोन का h बाय 3 पर होगा। सॉलिड कोन का h बाय 4 पर होगा। इन रिजल्ट्स को याद रख के चलेंगे। अभी डिराइव कर रहे हैं बट इनको रिजल्ट्स को याद करके चलेंगे। मेंस बिट से डायरेक्टली अपन यूज में लेने की कोशिश करेंगे। तो सर्कुलर आर्क है तो r sin थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2। सेमी सर्कुलर रिंग है तो थीटा को पाई करते हैं अपन, तो वहां से 2r बाई पाई आ जाएगा। सेमी सर्कुलर डिस्क है 4r बाई 3 पाई। हॉलो स्फीयर है r बाई 2। सॉलिड स्फीयर है 3r बाई 8। हॉलो कोन है h बाई 3, बेस से h बाई 3 पे। सॉलिड कोन है h बाई 4 पे। ऐसे ट्राइंगुलर प्लेट है या ट्राइंगुलर फ्रेम है तो उसका सेंटर ऑफ मास सेंट्रॉइड पर होगा। सिग्मा xi बाई 3 सिग्मा yi बाई 3 पे होगा यदि ट्राइंगुलर प्लेट है तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो कि अपन ध्यान करके चलेंगे। डाउट रेज करना, एक बार शुरू से देख लो। सेंटर ऑफ मास डिफाइन किया। बॉडी के सेंटर ऑफ मास से यदि फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पास हो रही है तो बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन करेगी, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर ऑफ मास वो अपन ने देख लिया। उसके बाद में हम लोगों ने टू पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ज्योमेट्रिकली सिमेट्रिक बॉडी का सेंटर ऑफ मास, और ये डिफरेंट स्टैंडर्ड शेप्स उनका सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसी ज्योमेट्री है कि जैसे हमारे पास मान लो ये सॉलिड सिलेंडर है और उसके ऊपर कोन लगा दिया, सॉलिड कोन लगा दिया सेम डेंसिटी का। अब इसका सेंटर ऑफ मास बोला हमसे, मतलब इन शेप से मिलके बनी हुई कोई ज्योमेट्री है हमारे पास में और उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। तो हम इनको दो सेपरेट पार्टिकल्स की तरह ट्रीट करेंगे। एक सेंटर ऑफ एक ये है, इसका सेंटर ऑफ मास लाइन ऑफ सिमेट्री पे C1, इसका सेंटर ऑफ मास लाइन ऑफ सिमेट्री पे C2, इसका मास इसके वॉल्यूम की प्रोपोर्शनलिटी में, इसका मास इसके वॉल्यूम की प्रोपोर्शनलिटी में। बाय द वे हॉलो सिस्टम है तो एरिया की प्रोपोर्शनलिटी में, है ना। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस डिफाइन करके हमें वाई कोऑर्डिनेट निकालना है क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री पे तो वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। तो m1 y1 m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2, वहां से सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। ये एक स्टैंडर्ड प्रोफाइल होगी जिसमें कि स्टैंडर्ड शेप से मिलके बनी हुई कोई ज्योमेट्री है, कोई स्कल्पचर है और उसका सेंटर ऑफ मास हमें फाइंड करना है। तो पहले लाइन ऑफ सिमेट्री लोकेट करो, उस लाइन ऑफ सिमेट्री पे इंडिविजुअल ग्रुप्स का सेंटर ऑफ मास देखो C1 C2, और फिर m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। अब यदि सॉलिड है तो m1 m2 वॉल्यूम की प्रोपोर्शनलिटी में होंगे, हॉलो है तो m1 m2 एरिया की प्रोपोर्शनलिटी में होंगे, वहां पे कंबाइंड सेंटर ऑफ मास हम लोग निकाल लेंगे। मतलब जैसे इस ग्रुप का सेंटर ऑफ मास मालूम है C1, इस ग्रुप का सेंटर ऑफ मास मालूम है C2, तो कंबाइंड के लिए इस ग्रुप का सारा मास C1 पे रमांशी कॉन्सेंट्रेट मानेंगे, इस ग्रुप का सारा मास C2 पे कॉन्सेंट्रेट मानेंगे, एंड देन m1 d1 x1 प्लस m2 x2, वहां से हम लोग कंबाइंड सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। ये हमारी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होगी। हाँ भाई, लाइन ऑफ सिमेट्री जिसके अराउंड बॉडी सिमेट्रिक है, जैसे कोन है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है जो बॉडी को सिमेट्रिकली डिवाइड कर रही। इस स्कल्पचर में सिलेंडर था, सेम रेडियस का कोन था, सेम ही रेडियस का कोन था, तो इसकी ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। इस लाइन ऑफ सिमेट्री पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालने की अपने को जरूरत नहीं है, पूछना है, कहीं डाउट आ रहा है तो अब ये इस तरह का क्वेश्चन है, हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन है m1 m2 m3, नहीं हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं गिवन है, हमें केवल गिवन है 3 particles 1 2 3 आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ABCD रिस्पेक्टिवली ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ देयर CM फ्रॉम A। तो ज्योमेट्री गिवन है बट कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं गिवन है।
तो हमने ट्राइंगल बनाया, हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम असाइन किया, फिर उसके बाद में ज्योमेट्री से तीनों पार्टिकल्स के कोऑर्डिनेट्स लोकेट किए। अब सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे हम लोग, और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला से ए से दूरी निकालेंगे। तो हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिपेंड करेगा कि हमारे सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, ओरिजिन यहां ले रहे हैं, यहां ले रहे हैं, यहां ले रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। बट जब ए से दूरी निकालेंगे तो दूरी वही आएगी। मतलब मैं इस हमारे पूरे रूम का सेंटर ऑफ मास निकालना चाहता हूं, तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे वो इस पर डिपेंड करेगा मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे असाइन कर रहा हूं, क्या अज्यूम कर रहा हूं, ओरिजिन कहां पर है, एक्स किधर है, वाई किधर है। बट हम लोग अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम लेके सेंटर ऑफ मास को लोकेट करेंगे तो विल लैंड अप एट द सेम पोजीशन। सेंटर ऑफ मास एक यूनिक पॉइंट है, बस अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंगली उसका कोऑर्डिनेट्स अलग अलग हो जाएंगे, बट सेंटर ऑफ मास तो एक यूनिक पॉइंट है। बात समझ आ रही है? तो ऐसे इसका सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। यहां हम लोगों ने लिया फाइंड द हाइट ऑफ सेम ऑफ बॉडी विच इज मेड ऑफ सेम मटेरियल बाय सॉलिड कोन एंड कोन सिलेंडर एंड कोन हैविंग सेम रेडियस एंड हाइट। तो अब यहां पे हमारे पास में find the height of same of a body which is made of same material by a solid cylinder and cone having same radius and height। दोनों की हाइट सेम है, लेट इट बी एच एच, और रेडियस सेम है, सॉलिड कोन है, सॉलिड सिलेंडर, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास h/2 पे, कोन का h/4 पे, यहां से सॉलिड है तो नीचे से कितना हो गया 5h/4। तो ये दोनों के सेंटर ऑफ मास लोकेट कर दिए। अब सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालना है YCM, that is m1 y1 plus m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। अब मास जो है वो वॉल्यूम की प्रोपोर्शनलिटी में आ जाएंगे। तो इसका वॉल्यूम देखें, अच्छा वॉल्यूम भी अपन देखें तो ये πr² h है और ये πr² h/3 है, तो डायरेक्टली m और m/3 बोल सकते हैं अपन, या m और 3m भी बोल सकते हैं यहाँ पे। तो इसका वॉल्यूम वंश πr² h है और इसका πr² h/3 है। तो यदि इसका मास m लें तो इसका मास 3m हो जाएगा, तो वही कर लें। तो 3m h/2 m 5h/4 अपॉन 4m, यहाँ से कंबाइंड सेंटर ऑफ मास आ रहा है। जैसा मैं हर बार समझाता हूँ, प्रॉब्लम को असेस मत करो, आसान है टफ है, अपने को तो आंसर निकाल के खत्म करना है। तो दिमाग कैलकुलेशन तभी फास्ट कर पाएगा जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मीडियम और इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और फिर ये ऐसे शॉर्टकट भी दिमाग में आते हैं कि इसको m ले लो, इसको 3m ले लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, है ना। नहीं तो फिर वो अपन लंबी लंबी स्टेप्स में करते हैं क्वेश्चंस को। तो ये हो गया। तो यहाँ से कंबाइंड सेंटर ऑफ मास अपन निकाल लिया 3/2 प्लस 5/4 दैट इज 11/16 आ रहा है। तो 11h/16 कंबाइंड सेंटर ऑफ मास आ रहा है 11h/16 पे। ह्यूज कहना है। ऐसे ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड सिस्टम है। तो ऐसे काफी क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें कि हमारे पास प्लेट है, क्यूब है, स्फीयर है, सिलेंडर है, और उसमें से कैविटी क्रिएट कर रहे हैं। एक सिमेट्रिक शेप है, उसमें से सिमेट्रिक शेप की कैविटी क्रिएट कर रहे हैं, और रिमेनिंग बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना है कहां पर होगा, है ना। तो ये कैविटी का कॉन्सेप्ट। तो कैविटी के कॉन्सेप्ट को दो तरह से ट्रीट करते हैं, एक तो नेगेटिव डेंसिटी के साथ में ट्रीट करते हैं, और एक कैविटी की तरह ट्रीट करते हैं। तो पहले कैविटी की तरह ट्रीट करते हैं। तो हमें ये हमारी सर्कुलर प्लेट है, डिस्क है, और इसमें से इतना पोर्शन अपन ने निकाला हुआ है। हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है कि कंबाइंड सेंटर ऑफ मास, रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा। तो हम ऐसे में कैविटी के साथ डील करने के लिए हमारी थ्योरी रहती है कि हम कैविटी को सेम मास डेंसिटी से फिल कर देते हैं। यदि शीट से मिलकर बनी हुई ज्योमेट्री है तो सरफेस मास डेंसिटी, और वॉल्यूम वाली ज्योमेट्री है तो वॉल्यूम मास डेंसिटी। मतलब यहाँ पे सॉलिड स्फीयर होता तो अपन वॉल्यूम डेंसिटी से फिल करते हैं, बट यहाँ पे शीट है, डिस्क है, तो सरफेस डेंसिटी से फिल कर रहे हैं। तो इसको सेम डेंसिटी से फिल कर दिया तो एक यूनिफॉर्म डिस्क बन गई। अब इस यूनिफॉर्म डिस्क को अपन विजुलाइज कर रहे हैं कटआउट प्लस रिमेनिंग डिस्क। कंप्लीट डिस्क इज फिल्ड कटआउट प्लस रिमेनिंग डिस्क, है ना। तो जो कंप्लीट डिस्क है उसका सेंटर ऑफ मास हमें मालूम है। कंप्लीट डिस्क का सेंटर, इसको पहले अपन ने मेंटली फिल कर दिया तो कंप्लीट डिस्क बन गई यूनिफॉर्म, और उसका सेंटर ऑफ मास मालूम है कि उसका सेंटर ऑफ मास सपोज एक सेकेंड, तो उसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है। ये कंप्लीट डिस्क का सेंटर ऑफ मास
हमें मालूम है, हमें कटआउट का सेंटर ऑफ मास मालूम है, यहां से r/2 पर है, सी ऑफ कटआउट ये मालूम है r/2 पर है। तो m1 मालूम है, 1-2 का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास मालूम है, तो m2 का सेंटर ऑफ मास किधर होगा, इस तरफ होगा, तो सी ऑफ रिमेनिंग डिस्क इस तरफ होगा, एंड लेट दिस डिस्टेंस बी x। ये m1 ये m2 कंबाइंड सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, आपने मालूम है m1 x1 बराबर m2 x2 है ना। अब मासेस एरिया की प्रोपोर्शनिटी में देख लो, ये रेडियस आधी है तो एरिया 1/4 हो गया, तो इसका मास m है तो कंप्लीट डिस्क का 4m हो गया, तो रिमेनिंग का 3m हो गया, तो m 3m। यही सॉलिड स्फीयर होता तो ये वॉल्यूम 1/8 होता, तो इसका m तो कंप्लीट का 8m, तो रिमेनिंग का 7m। इस तरह से प्रोपोर्शनलिटी में कर लेते, तो यहाँ पे ये हो गया 3m, तो 3m इंटू एक्स, m1 x1 बराबर m2 x2, तो x की वैल्यू आ रही है r/6। तो ऑन द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ डिस्क एंड सेंटर ऑफ कटआउट फार्दर अवे फ्रॉम द सेंटर r/6 पर, इस तरफ है, इसमें डाउट है। दूसरा तरीका ये होता है, हम क्या करते हैं, हम पहले कैविटी को पहले कंप्लीट बॉडी मान लेते हैं और फिर कैविटी में नेगेटिव मास डेंसिटी अज्यूम कर लेते हैं, कैविटी में नेगेटिव मास अज्यूम कर लेते हैं, हाइपोथेटिकल है, नेगेटिव मास अज्यूम कर लेते हैं। तो पहले अपन ने पूरी कंप्लीट डिस्क ले ली m मास की और सेम मास डेंसिटी बट नेगेटिव, तो कंप्लीट के एरिया के कंपैरिजन में इसका एरिया 1/4 है, तो कंप्लीट का मास m है तो इसका मास -m/4 हो जाएगा। तो हमारे पास दो बॉडी हो गई, एक m की और एक -m/4 की, m की और -m/4 की, या इसका मास -m ले रहे हो तो इसका +4m। तो ऐसे नेगेटिव मास अज्यूम कर लेते हैं, ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नेगेटिव चार्ज अज्यूम कर लेंगे अपन, तो -m 4m, तो रिमेनिंग डिस्क बराबर कंप्लीट डिस्क विद पॉजिटिव मास कट आउट विद नेगेटिव मास ऑफ सेम डेंसिटी, ये मैंने लिखा। तो ऐसे में यहां पर हमारा हो गया, आपने वो सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो ये तो ओरिजिन पे, तो फर्स्ट से दूरी होती है m2d अपॉन m1 प्लस m2, है ना। तो जो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन है m2d अपॉन m1 प्लस m2, m2 है -m, d है r/2 अपॉन -m 4m प्लस -m -r/6 मतलब कितना, इस तरह। तो ऐसे नेगेटिव मास डेंसिटी को अपन इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। तो शायद आपके लास्ट ईयर वाले नोट्स में नेगेटिव मास डेंसिटी वाला नहीं होगा, हाँ नेगेटिव मास डेंसिटी वाला नहीं होगा, तो ये आप ऐड कर सकते हो या बाद में करना चाहो देख लो। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो आराम से, अच्छे तरह से एब्जॉर्ब करना है, सारे एग्जाम्स के लिए काम का, और एक लाइन का क्वेश्चन है, ये तो समझने के लिए इतना टेक्स्ट लिख रहे हैं। बोलो कटआउट मतलब जो भी देखो, जो C1 C2 है ना उसको अपन एक्स एक्सिस मान रहे हैं, यहाँ ले लो यहाँ ले लो यहाँ ले लो, जो C1 C2 उसको एक्स एक्सिस, हाँ अपन ने अज्यूम करिए एक्स एक्सिस, मतलब अपन इसको जैसे बिना एक्सिस के स्पेसिफाई करेंगे तो अपन ऐसे बोलेंगे, एट अ डिस्टेंस r/6 ऑन द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ डिस्क एंड सेंटर ऑफ कटआउट farther away from the center, farther away from the cutout, मतलब दूसरी तरफ। चेरिश कुछ कहना है? तेज कुछ कहना है? बट ये प्रोफाइल काम की है सारे एग्जाम्स के लिए। अर्दू फ्लिप
थीम ऑफ कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग एमआई डेल्टा एमआई ले रहे हैं, जिसकी पोजीशन आर आई, ये डेल्टा एमआई है जिसकी पोजीशन आर आई है, एंड सिग्मा डेल्टा एमआई आर आई अपॉन सिग्मा डेल्टा एमआई अप्रोचेस टू जीरो। तो ये इंटीग्रेशन बन गया डीएम आर वेक्टर अपॉन टोटल मास। तो इसको रिकॉल कैसे करेंगे? सिग्मा की जगह आएगा इंटीग्रेशन एमआई की जगह डीएम, आर आई की जगह आर वेक्टर, तो इंटीग्रेशन डीएम आर वेक्टर अपॉन टोटल मास। आप रिकॉल करोगे सिग्मा इंटीग्रेशन एम आई डी एम आर आई आर वेक्टर, इंटीग्रेशन डी एम आर वेक्टर अपॉन टोटल मास, ऐसे इसको रिकॉल करोगे, ये एक्स वाई जेड में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब जैसे सीएम ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास अपने को निकालना है। तो ऐसे तो अपने मालूम है कि रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म रॉड है और सिमेट्रिक है। अब इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो अपन एक्स पे गए, डीएक्स का एलिमेंट लिया, ये एक छोटा सा पॉइंट मास है, इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पर ही है, सिग्मा एम आई एक्स आई अपॉन टोटल मास। अब यहां पे डीएम को ब्रेक करेंगे अपन लैम्डा डीएक्स, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में लैम्डा बाहर आ जाएगा, तो लैम्डा बाहर आ गया, और एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, लैम्डा को लिखा एम बाई एल क्योंकि यूनिफॉर्म है, तो ये हमारा एल बाई 2। यदि मास डेंसिटी वेरिएबल होती तो यहाँ पे हम लोग लैम्डा का जो एक्स के साथ वेरिएशन था वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते, और मास को भी हमें इंटीग्रेट करके निकालना पड़ता, लैम्डा डीएक्स इंटीग्रेशन। डीएम कैसा आता, एम कैसा आता, एम आता डीएक्स लेंथ का मास लैम्डा एट एक्स डीएक्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to L, यहाँ से मास आता, बट यूनिफॉर्म में तो डायरेक्टली लैम्डा इज एम बाई एल, वहाँ से कर दिया अपन ने, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, डाउट रेज करना। तो रॉड में ऐसे ही एक्स पे जाके डीएक्स का एलिमेंट लेंगे, तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि एक रॉड ए बी है, लेंथ एल है, लीनियर मास डेंसिटी वेरिंग एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम एंड ए एज दिस, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, कहाँ पर होगा, एक रॉड है जिसमें लीनियर मास डेंसिटी वेरी कर रही है, लैम्डा नॉट एक्स क्यूब बाई एल क्यूब, तो इसका सेंटर ऑफ मास ए से एल बाई 2 के अंदर होगा, ए से एल बाई 2 के बियॉन्ड होगा, या एल बाई 2 पर होगा, पहले ऐसे जज करके बताओ। मैं डेंसिटी ए के साथ, ए से डिस्टेंस के फंक्शन में वेरी कर रही है, लैम्डा नॉट एक्स क्यूब अपॉन एल क्यूब। अब जो सेंटर ऑफ मास है एग्जैक्टली हाफ वे होगा, ए और हाफ वे के बीच में होगा, या हाफ वे और बी के बीच में होगा, क्योंकि मास डेंसिटी उधर ज्यादा है, सेकेंड हाफ में मास डेंसिटी ज्यादा है, तो सेंटर ऑफ मास सेकेंड हाफ में होगा, सेंटर ऑफ मास सेंटर और बी के बीच में होगा, तो अब इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। सिग्मा की जगह इंटीग्रेशन एम आई की जगह डी एम विच इज लैम्डा डी एक्स, और फिर उस डी एम का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स ही है, अपॉन मास, मास को भी इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा, लैम्डा डी एक्स इंटीग्रेशन, तो एक्स पे जाके डी एक्स का एलिमेंट लिया, एक्स सी एम एस सिग्मा डी एम एक्स अपॉन टोटल मास, that is lambda dx x upon total mass, lambda का वेरिएशन lambda नॉट x क्यूब बाय l क्यूब x dx 0 to L on lambda नॉट x क्यूब upon l क्यूब dx 0 to L। तो ये
x4 तो x5/5, तो L5/5, इधर x3 तो L4/4, दैट इज 4L/5। डाउट्स रेज करना। तो 4L/5 पे, हाँ वापस बोलो। डीएम है वो x पे जाके dx एलिमेंट का मास है, हाँ। m एज अ फंक्शन ऑफ x का मतलब क्या होगा कि x लेंथ तक का कितना मास है, उससे क्या फायदा होगा। सेंटर ऑफ मास का मतलब ये नहीं कि दोनों तरफ मास बराबर होगा सेंटर ऑफ मास के, वो नहीं है। तो वेटेड मीन एवरेज है ना, सिग्मा एम आई आर आई अपॉन टोटल मास, तो उसमें वो नहीं आएगा, इसलिए हाँ। क्योंकि मास मालूम नहीं है ना, तो फिर लैम्डा नॉट इंटीग्रेट ये एलिमिनेट कैसे होगा, लैम्डा नॉट ही टर्म्स में आएगा आंसर फिर। तो मास मालूम नहीं है तो मास को भी इंटीग्रेट करके निकाला अपन ने, इसलिए नीचे इंटीग्रेट किया। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ, केवल आना सफिशिएंट नहीं कि हाँ ऐसे ऐसे कर लेंगे, आपको पेन चला के फिनिश करना है, कैलकुलेशंस करनी है, फास्ट बनना है। ऐसे मार्क्स ऐसे ही क्वेश्चन दिलाएंगे ज्यादातर, इसलिए। ओके, तो अब यहाँ पे देखो डेरिवेशंस करिए, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, हम यहाँ पे टाइम ज़्यादा नहीं देते हैं, हम समझते हैं इसको कैसे कर रहे हैं। तो मैं रब नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ टाइम सेव करते हुए। ठीक है, तो सर्कुलर आर्क में जिन लोगों को पहले से आता है वो मेंटली देखते रहो। सर्कुलर आर्क में हम क्या करते हैं, जहाँ पे सर्कुलर आर्क होता है वहाँ पे हम थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट लेते हैं, एक रेफरेंस लाइन से थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट लेते हैं सर्कुलर आर्क पे, क्योंकि मैं कर्वेचर को कवर करना है इसलिए। तो या तो यहां से थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट ले सकते हो, या इस वाली किसी भी एक लाइन से थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट। तो हम यहां से थीटा पे गए और डी थीटा का एलिमेंट लिया, तो ये जो आर्क लेंथ है ये हो जाएगी आर डी थीटा। ठीक है, अब हमें वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री पे होगा, तो वाई कोऑर्डिनेट चाहिए कितना है, तो सिग्मा इंटीग्रेशन एम आई डी एम वाई आई वाई अपॉन टोटल मास। तो वाई से में इंटीग्रेशन डी एम वाई अपॉन टोटल मास। डीएम कैसे लिखेंगे, लैम्डा इंटू दिस लेंथ, ये लेंथ कितनी है आर डी थीटा, तो लैम्डा इंटू डीएल वाई कोऑर्डिनेट अपॉन टोटल मास। लैम्डा कितना हो जाएगा एम अपॉन ये लेंथ आर थीटा, डीएल कितना होगा आर डी थीटा, और वाई कोऑर्डिनेट ये आर है ये थीटा है, तो वाई कोऑर्डिनेट आर कॉस थीटा होगा इसका, तो वाई कोऑर्डिनेट आर कॉस थीटा अपॉन टोटल मास। इसको इंटीग्रेट करते हैं, सिंपलीफाई, और लिमिट्स कहां से कहां तक लाएंगे, हमें ये रेफरेंस लाइन है, इससे थीटा पे इधर गए थे, इधर वाला मास कवर करने के लिए अपने ऑपोजिट जाना है, एंटी क्लॉक जाना है, और इधर जाने के लिए क्लॉक जाना है, तो इसलिए एंगल आएगा -5/2 से +5/2, -5/2 से +5/2। फिर सॉल्व करते हैं तो वहां से हमारा आंसर आता है r sin 5/2 अपॉन 5/2। आप थीटा की टर्म्स में कर लो, r sin θ/2 अपॉन θ/2। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट जो हम याद रखेंगे, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिफरेंट डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कई जगह हमें इस तरह से एलिमेंट्स लेने होंगे। फंडा ये रहेगा, रेफरेंस लाइन से थीटा पे जाएंगे, डी थीटा का एलिमेंट लेंगे, वो डी थीटा एलिमेंट की जो लेंथ होगी आर डी थीटा होगी, और फिर अप्रोप्रिएट फॉर्मूला लगा के हम लोग सॉल्व करेंगे। सो दिस इज सर्कुलर आर्क। इसी से सेमी सर्कुलर का आ जाएगा, ऐसे ही सेम मैंने में सर्कुलर डिस्क, सेमी सर्कुलर डिस्क। सेमी सर्कुलर डिस्क में दो तरह से एलिमेंट्स ले सकते हैं हम लोग, हम एक तो इसको सेमी सर्कुलर रिंग्स में ब्रेक कर सकते हैं, और ऐसे भी चॉपिंग कर सकते हैं। तो पहले सेमी सर्कुलर रिंग्स में ब्रेक कर रहे हैं, तो स्मॉल आर पे गए और डी आर विड्थ की हमने सेमी सर्कुलर रिंग ली, स्मॉल आर पे गए और डी आर विड्थ की रिंग ली, तो सिग्मा इंटीग्रेशन डीएम वाई अपॉन टोटल मास। ठीक है, मैं लिख देता हूं, ये हो गया। अब डीएम कैसे लिखेंगे, डीएम लिखेंगे सिग्मा डी, सिग्मा कितना होगा एम अपॉन पाई आर स्क्वायर, सिग्मा हो गया। डी ए कैसा होगा लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ इनटू विड्थ, तो लेंथ है पाई आर, विड्थ है डी आर, तो ये सिग्मा डी ए, ये मास हो गया।
इसका y कोऑर्डिनेट, ये जो हमने एलिमेंट लिया इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे है? इसका सेंटर ऑफ मास, क्योंकि ये सेमी सर्कुलर है, इसका सेंटर ऑफ मास 2r/π पर है, तो इसके सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट आएगा, y जो है इस dm का y कोऑर्डिनेट, तो ये जो dm है इसका सेंटर ऑफ मास 2r/π पर है, इसलिए y की जगह 2r/π आएगा, 0 से कैपिटल R तक इंटीग्रेट करना है अपॉन टोटल मास, ठीक है ना। तो ये एम कैंसिल हो रहा है, पाई कैंसिल हो रहा है, 2 ऊपर जा रहा है, 4 आ रहा है, स्मॉल r स्क्वायर r³ कैपिटल R³ तो ये आ रहा है 4r/3π, तो ये सॉल्व करने पे आ रहा है 4r/3π। तो ये हमारा एलिमेंट लेने का तरीका हुआ। पूछना है कोई भी चीज ऑब्वियस नहीं है, दिक्कत हो तो पूछना है मेरे से कि एलिमेंट कैसे लिया। परवानशी ठीक है, कुछ पूछना है? श्योर। ऐसे सेमी सर्कुलर डिस्क में दूसरी तरह से इस तरह से एलिमेंट लेते हैं कट करके। तो यहां क्या गए, हम y पे गए और dy विड्थ की हमने ऐसे रॉड ले ली, y पे जाके dy विड्थ, तो y पे जाके dy विड्थ की रॉड ले ली, ऑलराइट। तो अब इसका एरिया निकालना है, तो ये y है, ये r है, तो ये जो लेंथ होगी r² - y² होगी, अंडर रूट उसका डबल, तो इसका जो एरिया है हो जाएगा ट्वाइस ऑफ r² - y²। ये तो लेंथ हो गई, लेंथ इंटू विड्थ, ये इसका एरिया हो गया। तो y कोऑर्डिनेट चाहिए, YCM सिग्मा mi yi अपॉन टोटल मास, ठीक है। dm को लिखेंगे सिग्मा da y अपॉन टोटल मास। अब सिग्मा मास अपॉन एरिया, m अपॉन पाई r²/2, ये सिग्मा हो गया। da ये रहा ट्वाइस ऑफ अंडर रूट r² - y² इंटू dy, सिग्मा da। और ये जो रॉड है इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है? यहीं पर है, तो उसका y कोऑर्डिनेट कितना है? y itself, तो इंटू y इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to r अपॉन m। देखो ओके क्या, तो 2 4 बाहर आ रहा है, पाई पाई भी रह रहा है, तो ये आ रहा है 4/πr², ये ठीक है। और जो इंटीग्रेशन आ रहा है वो आ रहा है अपना 1/r² - y² 3/2, डिफ्रेंशिएट करके देखना, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा -2y 3/2, तो अपॉन 3 और आ जाएगा और माइनस साइन और आ जाएगा ना। देखो ये इसका इंटीग्रेशन आ रहा है, डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 3/2 बाहर आया, -2y बाहर आया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 से 3/2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 भी कैंसिल हो गया, सही है। ये आ रहा है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर, माइनस साइन हटा के लिमिट से इंटरचेंज कर दो तो 0 रखना है, तो आ रहा है r³, तो r³ से r कैंसिल होकर 4r/3π आ रहा है, और y 0 रख रहे हैं, नहीं हाँ y r रख रहे हैं तो 0 हो ही रहा है, तो 4r/3π आ रहा है। आप डाउट रेस कर दो। हाँ नहीं, एक्चुअली क्या है, ये 0 को अप्रोच कर रहा है ना, इसलिए कर्वेचर मैटर नहीं करेगा, क्योंकि 0 को अप्रोच कर रहा है। और बोलो, किसी भी एलिमेंट को लगता है कि वो गलत है, सही है, तो उसको एरिया वॉल्यूम निकाल के देख लो, तो आप उसको इंटीग्रेट करके एरिया निकाल लो, πr²/2 आना चाहिए, तो हमारा एलिमेंट सही है। हाँ मैं बताता हूँ इसका दिक्कत, इसका रीजन क्या है। अपन जो एरिया छोड़ रहे हैं ना, अपन जैसे
अपन ये इतना एरिया छोड़ रहे हैं, है ना। अब ये भी डी है, ये भी डी है, तो डी स्क्वायर किसको अप्रोच कर जाता है? तो जीरो को अप्रोच कर जाता है। इस हॉलो कोन में हम ऐसे दो दो चीजें मल्टीप्लाई नहीं हो रही थी, मैं भी आऊंगा जब बता दूंगा। हाँ, तो फिर सेकंड वाले से करना पड़ेगा अपने को, अपने पास चॉइस ही। ये वाले में, इसमें सेमी सर्कुलर रिंग्स में ब्रेक किया अपन ने एरिया सिग्मा। हाँ, एरिया, एरिया तो जाएगा एम पाई आर स्क्वायर बाई 2 है ना एरिया तो। हाँ, इसका एरिया, इसका एरिया ये शेडेड एरिया चाहिए, तो लेंथ है पाई आर, विड्थ है डी आर। एरिया में से बोलना है लेंथ इनटू विड्थ, वॉल्यूम में बोलना है एरिया इनटू थिकनेस। जब ऐसे इनफाइनेटेसिमल स्मॉल एलिमेंट्स होते हैं तो उनके एरिया के लिए बोलना है लेंथ इनटू विड्थ, और वॉल्यूम के लिए बोल रहा है एरिया इनटू थिकनेस। तो एरिया इनटू थिकनेस होता है, लेंथ है पाई आर, विड्थ है डी आर, तो लेंथ इनटू विड्थ वो एरिया हो गया उस शेडेड पोर्शन का। इज इट फाइन? ये सब करके देखते हैं खुद को, तभी स्पीड आएगी। अब है हेमिस्फेरिकल शेल। तो हेमिस्फेरिकल शेल में हमें इसमें ऐसे चॉपिंग करनी होगी। ये शेल है, तो हम इसमें ऐसे हमारे पास रिंग्स आएंगी, ऐसे रिंग्स आएंगे। हम इसको ऐसे ऐसे कट करेंगे तो हमें बड़ी रिंग, छोटी रिंग, छोटी रिंग, छोटी रिंग, छोटी रिंग, ऐसे एक के ऊपर एक अरेंज करेंगे तो हॉलो स्फीयर बनेगा। तो इसमें जब हम लोग इसको ऐसे ऐसे कट करेंगे तो हमें क्या मिलेंगी? रिंग्स मिलेंगी, कोएक्सियल रिंग्स मिलेंगी जिनकी रेडियस लगातार कम हो रही है। तो इसमें एलिमेंट कैसे लेते हैं? इसमें एलिमेंट लेते हैं अपन, पहले थीटा पे जाते हैं और डी थीटा का एलिमेंट लेते हैं। तो हमें एक आर का एलिमेंट मिलता है आर डी थीटा। हम थीटा पे अपन, जैसे ये रेफरेंस लाइन है तो यहां से थीटा पे गए और डी थीटा का एलिमेंट लिया, तो ऐसे। अब इसको ऐसे पूरा चारों तरफ घुमा दो तो ये रिंग ट्रेस हो गई, जिसकी विड्थ कितनी है? आर डी थीटा, जिसकी विड्थ है आर डी थीटा। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा एलिमेंट आ रहा है। तो है हॉलो स्फीयर में यही एलिमेंट लेने का तरीका है। हॉलो में एक ही तरीका है, कैसे रिंग्स लेंगे हम लोग। तो थीटा पे जाके डी थीटा, तो आर डी थीटा ये विड्थ हुई और ये अंदर घूम गई पूरी ऐसे। इस रिंग की रेडियस कितनी है? ये इसकी रेडियस है। तो इस ट्राइंगल में देखो, ये आर है, ये थीटा, तो ये थीटा, तो ये रेडियस कितनी होगी? आर कॉस थीटा। तो हमने एक इनफाइनिटेसिमल, हमने एक एलिमेंटल रिंग ली है जिसकी रेडियस आर कॉस थीटा है और जिसके विड्थ आर डी थीटा है। यहां तक डाउट रेज करो। एक रिंग लिए जिसकी रेडियस आर कॉस थीटा है और विड्थ आर डी थीटा है। ठीक है, एलिमेंटल कोएक्सियल रिंग ऑफ रेडियस आर कॉस थीटा एंड विड्थ आर डी थीटा। अब इसका सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है। तो वाई सी एम सिग्मा एम आई वाई आई अपॉन टोटल मास, डीएम आएगा सिग्मा डी ए वाई अपॉन टोटल मास, सिग्मा मास अपॉन एरिया, मास अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, ये सिग्मा हो गया। डी ए लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ 2 पाई टाइम्स रेडियस, ये लेंथ हुई, इंटू विड्थ आर डीटा, ये डी ए हुआ, सिग्मा डी ए, ये डी एम हुआ। इसका वाई कोऑर्डिनेट यही है, इसका सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट क्या है? यही है, तो कितना हुआ? आर साइन थीटा। तो एम आई वाई आई इंटीग्रेशन, थीटा कहां से कहां तक लेकर आना है? 0 से
पाई बाई 2 रिंग हो रही है, तो 0 से पाई बाई 2 अपॉन टोटल मास। देखो पाई पाई कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक आर बच रहा है, और नीचे एम एम कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है, केवल आर बच रहा है। आर बच रहा है, और इंटीग्रेशन कॉस थीटा साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया, तो इंटीग्रेशन में आ गया साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, लिमिट फ्रॉम 0 टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। सही है, इसको डिफरेंशिएट कर लो, साइन थीटा कॉस थीटा तो आ रहा है, यस नो, तो ये हो गया आर बाय, आप डाउट रेज करो। पेन चलाना है, ध्यान रखना, पेन चलाना है, तभी स्पीड आएगी, खुद करके देखोगे। तो जब कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्वेश्चन मिलेगा जहां पोटेंशियल निकालना होगा कहीं पे, आपको ऐसे एलिमेंट लेना होगा, तो आपकी प्रैक्टिस होगी ना, तो आप करोगे। तो ये नहीं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, अपने वो पेपर भरने हैं रोज, धमाधम पेपर भरने हैं। मार्क्स तभी आएंगे जब रोज पेपर भरते हो, रोज क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जो आता है उसको लिख के बढ़िया प्रैक्टिस करते हो, स्पीड बनाते हो, मार्क्स तभी आएंगे। नहीं तो आता आपको बहुत अच्छा होगा, बट मार्क्स नहीं आएंगे। तो मार्क्स लाने हैं तो फिर पेपर भरने हैं रोज, सेल्फ स्टडी। आर्ट इधर कैसे, देखो मेरे को ये ऐसे पूरा, ये रिंग ऐसे कर्वेचर में आएगी ना, इस तरह से, है ना। तो ये जैसा भी 2D में इमेजिन करो, 2D में मान लो ये केवल ऐसे है, तो 2D में ये आर डी थीटा होगा, थीटा पे गए और डी थीटा, तो ये आर्क लेंथ आर डी थीटा हुआ, तो पहले थीटा पे गया, थीटा पे गया, और फिर ये आर डी थीटा, तो ये आर्क लेंथ हुई। अब उसको ऐसे पूरा घुमा रहे हैं चारों तरफ, तो फिर ये रिंग ट्रेस हो रही है, ऐसे रिंग ट्रेस हो रही है जो थोड़ी सी स्लांट है इस तरह से, जिसके विड्थ आर डी थीटा है और रेडियस स्मॉल आर है, विच इज आर कॉस थीटा। डीए कैसे लिखा, डीए में हमेशा डीए में बोलना है लेंथ इनटू विड्थ। तो ये जो रिंग मिली है, ऐसे ये रिंग मिली है आपको, तो ये इसकी विड्थ है आर डी थीटा, और इसकी रेडियस है आर कॉस थीटा। तो लेंथ हो गई 2 पाई इंटू स्मॉल आर, 2 पाई आर कॉस थीटा, ये इसकी लेंथ हो गई, विड्थ आर डी थीटा। आप डाउट रेज करो। जब इस रिंग को अपन ने जो एलिमेंट लिया उसको अपन जब खोल लेंगे तो जो लास्ट में कॉल का लेंस बचेंगे वो जीरो का अप्रोच कर जाएगी, क्योंकि वो जब इसको खोलेंगे तो ऐसे होगा नहीं, आप समझो ना, जैसे ये इसको खोला तो ये ऐसे होगा, तो ये भी डी ए, ये भी डी एक्स, ये डी वाई, तो डी एक्स इंटू डी वाई जीरो का अप्रोच करेगा, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। चलो मैं आगे, ठीक है, कुछ कहना है डेंजल। सॉलिड हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, तो सॉलिड हेमिस्फीयर को दो तरह से विजुलाइज करेंगे। एक कॉन्सेंट्रिक हॉलो हेमिस्फीयर, पत्ता गोभी, पत्ता गोभी की एक लेयर, फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, ऐसे पवन एक के ऊपर एक लेयर है ऐसे, और एक है कि सॉलिड हेमिस्फीयर को ऐसे ऐसे कट कर दो तो डिस्क बन जाएगी, तो दोनों तरह से करेंगे, ठीक है ना। तो सॉलिड हेमिस्फीयर, तो एलिमेंटल पहले अपन ने लिया डिस्क, एलिमेंटल डिस्क ऐसे कटिंग किए, तो y पे जाके dy थिकनेस है, अभी वॉल्यूम में थिकनेस आएगी, एरिया में विड्थ आएगी, तो यहाँ पे y पे जाके dy थिकनेस, ये dy थिकनेस है। इस डिस्क की रेडियस कितनी है, ये वाली, ये y है, ये y है, ये y दिखा रखा है, और ये r है, तो रेडियस हो गई अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसका वॉल्यूम कितना हुआ है, एरिया इंटू थिकनेस, तो पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, ये एरिया हो गया, और थिकनेस dy है इंटू dy, तो एरिया इंटू थिकनेस, ये इसका वॉल्यूम हो गया। अब इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो YCM इज सिग्मा
एम आई वाई आई अपॉन टोटल मास, डीएम रो डीवी वॉल्यूम मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम एलिमेंट, रो डीवी इनटू वाई अपॉन टोटल मास. नाउ रो एम अपॉन वॉल्यूम, ये रो हो गया, इंटू डीवी एरिया इंटू थिकनेस, पाई रेडियस का स्क्वायर, ये एरिया इंटू थिकनेस, ये वॉल्यूम हो गया. तो रो डीवी, इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कितना है, वाई है, इंटू वाई, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से r तक का, अपॉन टोटल मास. ये हो गया. तो यहाँ पे पाई पाई कैंसिल हो रहा है, 3 ऊपर जा रहा है, 3/2 r³, पहली टर्म आ रही है r²y, इंटीग्रेशन होगा तो r²y²/2, तो r²y²/2. सेकेंड थर्ड टर्म आ रही है y³, तो y4/4, लिमिट्स लगाएंगे 0 to r, तो r4/2 r4/4 r4/4, तो ये 3r/8 हो गया, 3r/8. ठीक है, डाउट रेज कर दो. थीटा नहीं लेंगे यहाँ पे थीटा नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप समझो ऐसे डिस्क में ना, ऐसे फिर से ये और ये चीज, ये जो स्ट्रिप चारों तरफ बच रही है, इसमें 2 डी के एलिमेंट आएंगे, थिकनेस में भी और रेडियस में भी डी का डिफरेंस है, एक की रेडियस आर है, एक की r+d है, ऊपर और नीचे वाली डिस्क, मतलब ऊपर और नीचे वाली फ्लैट डिस्क लें अपन पतली, तो ऊपर की रेडियस r और नीचे की r+d है, तो रेडियस में dr का डिफरेंस है, थिकनेस dy है, तो वो जो साइड में छूट रहा है ऐसा स्लांट, वो किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा. थीटा क्यों लेंगे फिर, कर्वेचर लेना ही नहीं है ना, वो तो 0 को अप्रोच कर रहा है, वॉल्यूम में है वो कर्वेचर. सॉरी किसका वर्टिकल, तो मतलब ही ना आर डी थीटा का वर्टिकल कंपोनेंट वही dy तो है, तो वो आर डी थीटा का वर्टिकल कंपोनेंट dy तो है, सेम चीज. तो वॉल्यूम में अपन नहीं लेते हैं, जहां एरिया होता है स्लांट उसमें वो कर्वेचर इनकॉर्पोरेट करना होता है, क्योंकि वहां पे एक ही बार डी आएगा, जब वॉल्यूम होता है उसमें 2 बार d इंटू डी होगा, तो 0 को अप्रोच कर जाता है. तो ये हो गया. और अब अपन ले रहे हैं हेमिस्फीयर को, अपन स्पेरिकल शेल्स में ब्रेक कर रहे हैं, पत्ता गोभी की तरह, एक के ऊपर एक. फर्दर एक्सप्लेन करना हो तो हैंड रेस करना, किसी भी चीज को फर्दर एक्सप्लेन करना हो हैंड रेस करना. ठीक है, तो एक के ऊपर एक अपन कैबेज की लेयर्स हैं. तो इसमें स्मॉल r पे गए और dr थिकनेस का शेल लिया, तो स्मॉल r पे गए और dr थिकनेस का शेल लिया, तो एरिया वॉल्यूम कैसे बोलेंगे, एरिया इंटू थिकनेस. एरिया कितना है 2πr² इंटू थिकनेस dr, ये एरिया हो गया. अब YCM सिग्मा mi yi अपॉन टोटल मास, dm हो गया रो dv y अपॉन टोटल मास, रो हो गया m अपॉन 2π3 πr³, dv हो गया एरिया इंटू थिकनेस 2πr² dr, तो रो dv हो गया. इसका y कोऑर्डिनेट कहाँ पर है, शेल का y कोऑर्डिनेट कहाँ था, r/2 पर, तो इसकी रेडियस स्मॉल r है, तो इसका y कोऑर्डिनेट कहाँ पर है, स्मॉल r/2 पर, फ्रॉम 0 टू कैपिटल R अपॉन m. देखो आ रहा है क्या 3r/8, स्मॉल r² है, 3 ऊपर जा रहा है, तो r³ है, r4/4 हो रहा है 8, तो ये सॉल्व करने पर आ रहा है 3r/8. तो जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन करनी होगी, तो ऐसे या तो डिस्क में कट करके कर लेंगे और या फिर शेल्स में कट करके कर लेंगे. तो ये चीजें समझनी, देखो जहां स्ट्रेट रॉड है वहां पे x पे जाके dx का एलिमेंट और dm लैम्डा dx हो जाएगा.
और वो पॉइंट मास है। जहां पे सर्कुलर आर्क है, रेफरेंस लाइन से तेज नींद तो नहीं आ रही, रेफरेंस लाइन से फाइव पे जाके डी फाइव का एलिमेंट, थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट, आर डी थीटा लेंथ है। जहां पे डिस्क है तो उसको रॉड्स में ब्रेक कर सकते हैं और सेमी सर्कुलर रिंग्स में ब्रेक कर सकते हैं। हॉलोस्फीयर को ब्रेक करने का यही तरीका है। और सॉलिड स्फीयर को फिर से या तो डिस्क में ब्रेक कर सकते हैं या शेल्स में ब्रेक कर सकते हैं ऐसे। अब हॉलो कोन पे आ जाता है। तो हॉलो कोन में अगेन देखो वो ऐसे कर्वेचर है, तो इस कर्वेचर को इनकॉर्पोरेट करना है यहां पे। एरिया में ही लेना होता है, वॉल्यूम में नहीं लेना होता, ठीक है ना। तो अपन क्या किए, अपन ऐसे जा रहे हैं, y पे जाके dy का एलिमेंट कैसे ले रहे हैं अपन, कंसिडर रिंग ऑफ रेडियस l साइन थीटा। अच्छा, स्मॉल l पे जाके dl, ऐसे स्मॉल l पे गया और dl एलिमेंट लिया अपन ने, ठीक है। अपन ऐसे जा सकते थे, y पे जाके dy भी ले सकते थे, ऐसे लिया अपन ने, स्लांट के अलॉन्ग लिया। तो एलिमेंटल रिंग ऑफ रेडियस l साइन थीटा एंड विड्थ dl एट डिस्टेंस l फ्रॉम द वर्टेक्स। ये समझ में आ रहा है। अब अपने को इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। यहां तो कभी डाउट है तो बोलो। ओके, तो इसका एरिया हो जाएगा लेंथ जो इज 2 पाई टाइम्स रेडियस, ये है लेंथ इनटू विड्थ, ये इसका एरिया हो गया। वाई सी एम सिग्मा एम आई आर आई अपॉन टोटल मास, डी एम सिग्मा डी ए इंटू वाई अपॉन मास। सिग्मा कोन का एरिया बोलो, पाई आर एल, पाई आर एल। जब अपन ये हॉलो कोन बोल रहे हैं तो नीचे बेस नहीं है, बस ये स्लांट सरफेस की बात हो रही है, नीचे बेस नहीं है। हॉलो कोन का मतलब ये हुआ नीचे बेस नहीं है ना। तो पाई एम अपॉन पाई आर एल, सही। तो ये सिग्मा हो गया, सिग्मा डी ए, डी ए अपना लेंथ 2 पाई रेडियस लेंथ एंड इनटू विड्थ एल साइन थीटा। तो सिग्मा इंटू डी ए और वाई कोऑर्डिनेट एल कॉस थीटा, जीरो टू कैपिटल एल वन एम। इसमें वेरिएबल कौन है, स्मॉल एल। तो पाई पाई कैंसिल हो रहा है, एम कैंसिल हो रहा है, बाहर आ रहा है 2 का फैक्टर और साइन थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे आर एल, और इधर एल स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया एल क्यूब बाय 3, और लिमिट्स लगाएंगे तो कैपिटल एल क्यूब बाय 3, ठीक है। तो एल कॉस थीटा तो एच बन गया, एल साइन थीटा रेडियस बन गया, तो रेडियस कैंसिल हो गया, एक एल भी कैंसिल हो गया, तो ये 2h/3 आ गया। तो ये तो आया वर्टेक्स से, तो बेस से कितना हो गया, h/3 हो गया, तो बेस से h/3। डाउट रेज करो आराम से देखें। ये एक्चुअली हम किस तरह के क्वेश्चंस को कवर अप करने के लिए कर रहे हैं, जहां पे डेंसिटी वेरी, जैसे कोन को तो अपने को इंटीग्रेट करने की यूजुअली जरूरत पड़ेगी नहीं, कोन में वेरिएबल डेंसिटी नहीं दी हुई होती है ना, तो कोन में जरूरत पड़ेगी नहीं, तो कहीं इंटीग्रेशन ऐसा काम आएगा नहीं कोन वाला। तो सॉलिड कोन में फिर भी वेरिएबल डेंसिटी दे सकते हैं, नीचे आ रहे हैं और एज अ फंक्शन ऑफ एक्स कोन की डेंसिटी वेरी कर रही है, ऐसा दे सकते हैं सॉलिड कोन में।
तो ये हम केवल उन सिचुएशंस के लिए अपने आप को इक्विप कर रहे हैं जहां जहां पे कि हमारे को या तो वेरिएबल डेंसिटी गिवन है, या फिर जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कोन के वर्टेक्स पे पोटेंशियल पूछा है, तो फिर इंटीग्रेट करना कर निकालना पड़ेगा। तो केवल उन स्पेसिफिक क्वेश्चंस को कवर करने के लिए, चैप्टर इस पर डिपेंडेंट नहीं है। तो सीख रहे हैं अभी, तो अपने पास सीखने का टाइम है, खूब सीखने का टाइम है अभी तो, क्योंकि बाकी चीज़ों का बेस बना हुआ है। तो ऐसी चीज़ों में बस लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, तो अपने आप वो कंफर्ट आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये हमने हॉलो कोन का किया। हॉलो कोन में हमेशा ऐसे करना होगा। हम इसमें ऐसे भी कर सकते थे, स्ट्रेट वाई पे जाके डी वाई का एलिमेंट लेते, तो बट हमें एरिया में वो स्लांट लेंथ लेनी होगी, तो फिर डी वाई सेक थीटा होता हो। यदि आप एलिमेंट ऐसे लेते हुए वाई पे जाके डी वाई स्ट्रेट लेते, तो डी वाई स्ट्रेट ऐसे होता, जबकि मेरे को स्लांट एरिया में ये चाहिए, तो फिर ये वाली जो लेंथ होती है वो डी वाई सेक थीटा होती। वाई पे जाके डी वाई लेते तो डी वाई तो स्ट्रेट वर्टिकल होती, मेरे को एरिया में स्लांट ऐसे करना है, फिर डी वाई सेक थीटा लेना पड़ता। तो या तो वैसे कर लो, या ऐसे एल पे जाके डी एल ले लिया। चलो मैं आगे। हाँ, एरिया में कंसिडर करना होता है, वॉल्यूम में कंसिडर नहीं करना, क्योंकि एरिया में एक ही डी आ रहा है ना। वॉल्यूम में वो जो ऐसे जैसे ऊपर वाली डिस्क और नीचे वाली डिस्क में जो आपको वॉल्यूम में डिफरेंस दिख रहा है, उसमें ऐसे भी डी और ऐसे भी डी, तो डी स्क्वायर की टर्म आएगी, तो जीरो को अप्रोच कर जाएगी। सो ऊपर डिस्क है स्मॉल आर रेडियस की, नीचे डिस्क है आर प्लस डी आर रेडियस की, तो इनमें बाहर बाहर का एरिया छूट रहा है, और फिर ये हाइट है डी वाई, तो डी वाई ऐसे और डी आर ऐसे, तो ये डी का स्क्वायर हो रहा है जो एरिया वॉल्यूम छूट रहा है, तो बहुत तेजी से जीरो को अप्रोच करेगा, उसको हटा दे। तो वॉल्यूम में हमें स्लांट नहीं लेना है, हमें किस में स्लांट लेना है? एरिया। नाउ सीएम ऑफ अ सॉलिड कोन, तो सॉलिड कोन में देखो हम ऐसे ही कर रहे हैं, हम वाई पे जाके और डी वाई ले रहे हैं, यहाँ स्ट्रेट ले रहे हैं, यहाँ से स्लांट लेने की जरूरत नहीं। तो ऐसे डिस्क की चॉपिंग होगी, वाई पे गए डी वाई लिया, रेडियस कितनी होगी इसकी? वाई टैन थीटा, तो रेडियस होगी एलिमेंटल कोएक्सियल डिस्क ऑफ रेडियस आर बराबर वाई टैन थीटा एंड थिकनेस डी वाई। अब इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो वॉल्यूम कैसे लिखेंगे? एरिया इंटू थिकनेस। एरिया हो गया पाई स्मॉल आर स्क्वायर, थिकनेस डी वाई, स्मॉल आर की वैल्यू लिख दी। अब वाई सी एम सिग्मा एम आई वाई आई अपॉन टोटल मास इंटीग्रेशन डी एम रो डी वी वाई अपॉन टोटल मास रो एम अपॉन पाई आर स्क्वायर h by 3 रो, वॉल्यूम एरिया इंटू थिकनेस पाई रेडियस का स्क्वायर वाई स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, रेडियस का स्क्वायर हो गया इंटू थिकनेस डी वाई, ये वॉल्यूम हो गया। तो रो डी वी और वाई वाई है, इसका वाई कोऑर्डिनेट यही है सेंटर ऑफ मास का, इंटू वाई 0 to h अपॉन एम। देखो 3 इधर है, टेन स्क्वायर बाहर आ गया, पाई कैंसिल हो गया, 3 टेन स्क्वायर थीटा अपॉन आर स्क्वायर एच, ये बाहर आ गया। अंदर है वाई क्यूब का इंटीग्रेशन वाई 4/4, तो एच 4/4, ये इंटीग्रेशन आ गया, है ना। अब देखो एच स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर बन गया, ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक एच और कैंसिल हो गया, बचा क्या? 3h/4, तो ये तो ऊपर से आ रहा है, बेस से कितना आ रहा है? h/4, सॉलिड कोन में h/4, हॉलो कोन सॉलिड कोन ये हमने कर लिया। और ट्राइंगुलर प्लेट के लिए हमने लिखा है क्या कहीं पे? ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ
याद है तो लिखने की जरूरत नहीं है। lies at its centroid. Sigma xi by 3, sigma yi by 3. तो ये सेंटर ऑफ मास के से रिलेटेड सेक्शन रहा, जिसमें अपन ने सेंटर ऑफ मास फाइंड करना सीखा। शीट आपको मिली क्या? मिली? उसमें होंगे, देखो ये क्वेश्चंस होंगे। जिसमें नंबर नहीं डला हुआ है ना, अरे इसमें अभी हटा रहा हूँ मैं नंबर। प्रैक्टिस शीट का कौन सा क्वेश्चन है? फोर्थ ही है। हम्म। और ये वाला कौन सा है? 5 है। हाँ, एलिमेंटल कोन के अंदर कोन फिट करोगे तो कोन नहीं बनेगा, नहीं बन पाएगा, नहीं बैठेगा। कोन से अंदर कोन फिट करोगे पूरा कोन नहीं बनेगा। अरे क्लैरिटी आ रही है? बस प्रैक्टिस करनी है आपको, क्लैरिटी तो आ रही है कि कैसे करना है। तो रमांशी इसमें कर रहे हैं, डिटरमिन द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ थिन होमोजेनियस प्लेट हैविंग द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल विद साइड्स r and 2r फ्रॉम व्हिच अ सेमी सर्कल विद रेडियस स्मॉल r इज कट आउट। तो रेक्टेंगुलर प्लेट थी और उसमें से ये सेमी सर्कुलर डिस्क अपन ने कट आउट कर दी। एक लाइन में आंसर निकाल के दो, थोड़ा सोच के अच्छी तरह से, थोड़ा अलर्टनेस लाओ, पानी वानी पियो। इसका क्वेश्चन नंबर क्या है? प्रवीण ने मास एरिया के प्रोपोर्शनलिटी में होगा। कॉपी में करना, वापस क्वेश्चन देखना होगा तो कॉपी में करो, तो बेकार हो जाता है क्वेश्चन। नेगेटिव मास से कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? तो एम कंप्लीट m1 है, तो m1 इंटू कहाँ है उसका सेंटर ऑफ मास? r/2 है। m1 इंटू r/2 प्लस m2 इंटू सेमी सर्कुलर डिस्क 4r/3 पाई, m2 इंटू 4r/3 पाई अपॉन m1 प्लस m2। अब m2 में नेगेटिव आएगा, ध्यान रखना। आया? यश
कितना आ रहा है? अभी देखते हैं। माइन कितना है? देखो यही गैप अपने को कम करना है कि चीज आती है और उसको फिनिश करना। देखते हैं। तो प्रिंस m1 इंटू r/2 प्लस m2 इंटू 4r/3π m1 एरिया सिग्मा 2r², सिग्मा नहीं लिखो तो भी चलेगा, इंटू r/2 प्लस इधर माइनस सिग्मा इंटू πr²/2 इंटू 4r/3π अपॉन m1 प्लस m2 सिग्मा 2r² माइनस सिग्मा πr²/2। यस नो? तो ये पाई का फैक्टर कैंसिल हो गया, ये 2/3 आ रहा है और ये 1 आ रहा है, 1 माइनस 2/3 1/3 है ना। तो r/3 r/3 और ब्रैकेट में इधर आ रहा है 2 माइनस π/2 that is 2r/6 minus 2r/3 times 4 माइनस π। डाउट रेज करना। अब कहाँ गलती हुई देखो। तो बस यही स्मूथनेस लानी है जो प्रैक्टिस से आएगी। दोबारा करना है इस क्वेश्चन को घर पे, सेम चीजों को दोबारा करना है, तब प्रैक्टिस आएगी अपनी, तब स्पीड आएगी। डाउट रेज कर दो एक बार। जो पढ़ा हुई क्या है, एम को लिखा सिग्मा इनटू एरिया। इधर चलें। Figure shows a uniform disk of radius capital R from which a hole of radius r/2 has been cut out from left of the center and is placed on the right of the center of the disk. Find the CM of the resulting disk. इधर से उठा के उधर रख दी। तो इसको क्या करें? 3 बॉडी हो गई, एक तो कंप्लीट डिस्क हो गई, एक नेगेटिव डिस्क हो गई, एक पॉजिटिव डिस्क हो गई। 2 में भी हो जाएगा। एक कंप्लीट डिस्क, फिर इधर नेगेटिव डिस्क और उधर एक पॉजिटिव डिस्क। नहीं क्या वंश? तो छोटी वाली का एरिया A है तो बड़ी वाली का 4A, तो इसका मास m तो उसका 4m, तो एक 4m है, एक -m है, एक +m है। एक लाइन का क्वेश्चन है। 4m - m + m। करो, आलस मत करो, बैक स्ट्रेट करके प्रिंट्स करो, आंसर चाहिए। और जिनको डाउट पूछना है डाउट पूछ लो। शर्माना नहीं है, पूछना है मेरे से। भाई इधर से कट किया तो कट को कैसे विजुलाइज करेंगे? कट को विजुलाइज करते हैं कि कंप्लीट में नेगेटिव मास डाल दिया। अभी यही सिखाया था ना। तो जो रेड वाला कट है वो कैसे जनरेट करेंगे? पहले कंप्लीट डिस्क है और उसमें उतना नेगेटिव मास है, और जो निकाला उधर डाला तो एक और डिस्क बन गई।
तो अपन छोटी डिस्क का मास m ले रहे हैं, तो येलो वाली डिस्क का m, रेड वाली का -m और कंप्लीट का 4m। अब ओरिजिन मालूम है अपने को, m1 y1 m2 y2 m3 y3। आगे आंसर प्रांजल क्या है, जल्दी करो। m1 y1 प्लस m2 y2 m1 x1 प्लस m2 x2 m3 x3 अपॉन टोटल मास। r/4, तो r/, डाउट रेज करो, ठीक है चले दो। सर अगर ये कटआउट वाली डिस्क उस तरफ आ जाती है राइट हैंड साइड, रेड वाली कटआउट वाली, तो येलो किधर जाती, इसका नंबर क्या है, 5th। पैराबोलॉइड, पैराबोला को 3D में घुमाओगे तो पैराबोलॉइड बनेगा। पैराबोलॉइड विच इज फॉर्म बाय रोटेटिंग अ पैराबोला अबाउट x axis and height of object is h as shown in figure। हाँ ऐसे दे रखिए हाइट h है, तो ऐसे है। एरिया ध्यान करो, मैथमेटिक्स वाला एरिया, कैलकुलस वाला एरिया, वो ध्यान करो। ऑलो है ना, पॉइंट्स इन ऑब्जेक्ट पैराबोला इज फॉर्म बाय रोटेटिंग अ पैराबोला। अज्यूम द ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म वॉल्यूम, तो पैराबोला नहीं है, फिर पैराबोलाइड सॉलिड पैराबोलाइड है। मैंने वॉल्यूम लिखा है ना, तो हॉलो नहीं है, सॉलिड है। एरिया सॉलिड है। कैसे कटिंग होगी, ऐसे कटिंग होगी, क्या बनेगी, डिस्क बनेगी।
x,0 पे सेंटर है, एक्चुअली वॉल्यूम कैलकुलेट भी करना पड़ेगा क्योंकि मास में वॉल्यूम काम आएगा ना, वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा इसका, वॉल्यूम वाई स्क्वेयर x/k ये इसका वॉल्यूम आ रहा है। वाई स्क्वेयर हो गया x/k ये आ रहा है। फ्रेंड्स कहाँ अटक रही गाड़ी, डीवी जैसे सॉल्व, हाँ एरिया इंटू थिकनेस आएगा ना डीवी, मैंने बोलना एरिया इंटू थिकनेस, ऐसे कट करेंगे तो सर्कुलर डिस्क बनेगी, तो एरिया पाई वाई स्क्वेयर और इंटू थिकनेस dx, ऐसे किसका आया वंश, क्यों कहाँ दिक्कत, ऐसे जैसे ऐसे चारों तरफ तो सिमेट्रिक है ना ये, वैसे डिस्क की तो कटिंग होगी, यस नो, हाँ 2h/3 हाँ, क्लाइव कुछ कहना है, वो स्लांट इग्नोर करनी ना वॉल्यूम में, आप समझो हालो होते तो नहीं कर पाते, वापस बोलो कौन सा एरिया, और मैथमेटिक्स में जो एरिया निकालते हो तो एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं, वो सरफेस का एरिया नहीं निकालते हैं, तो अंदर जो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व होता है वो निकालते हैं। नहीं आप एक सेकंड, आपको क्या चाहिए, एक कंफ्यूज नहीं होते हैं, जिसके डाउट्स है वो एक एक करके रेस करो, पहले इस कॉन्टेक्स्ट में क्या डाउट है तुम्हारा, कुछ डाउट है, डीवी क्या है, क्या पहले एलिमेंट कैसा है इसमें, ये है क्या ऐसा, ऐसा है, सॉलिड को सॉलिड है ये पूरा, ऐसा सॉलिड है, तो इसमें ऐसे कटिंग करेंगे तो क्या मिलेगी अपने को, डिस्क मिलेगी। अब किसी ने पॉइंट रेस किया, जैसे मयंक ने पॉइंट रेस किया कि सर ये हॉलो होता तो हम निकाल नहीं पाते, कि हॉलो में ये बाहर वाला एरिया अपने से नहीं निकलता, वो विड्थ है ना, वो स्लांट है, ऐसे ऐसा स्लांट है, सर्कल में तो क्या होता है अपन उससे ले लेते हैं, तो हाँ मतलब आर डी थीटा से ले लेते हैं, इसमें ना वो तरीका नहीं हुआ, तो ये कैसा होगा, सॉलिड ही होगा। और किसी को कुछ पूछना है, हेलो ठीक है, मोशन से हो गया।
हम्म हम्म इसी स्लाइड में उसको अपन एरिया से डिवाइड इसी वाले को पैराबोलॉइड को नहीं करता है एक से फर्स्ट वाला जो है, उस वाले में क्या करते हैं? वो पूरा रेक्टेंगल बन रहा है, उनके एरियाज को डिवाइड करके मासेस को उनके फॉर्म में देते वो एक ही बात है, m1 अपॉन m का रेशियो निकालना चाह रहे हो ना? हाँ वो तो बात सही, वही क्या अपन ने सिग्मा इनटू एरिया, m1 अपॉन m2 a1 अपॉन a2 आया तो प्रोपोर्शनलिटी उस तरह से आया, सही है, ठीक है। तो इसमें ऐसे देखो ना, कॉम्प्लिक हमेशा अपने को, अब अपने पास एक्सपीरियंस है, अपन वो नोवेस वो नए नए खिलाड़ी नहीं है। एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं है आपको सारी चीजें आ जाएंगी। देखो बात समझना, ड्रॉप करने का मतलब ये नहीं है कि आपका दिमाग बहुत ज्यादा फर्टाइल हो गया इस कॉन्टेक्स्ट में, कि आपको सब कुछ आ जाएगा। ड्रॉप करने का मतलब, रिपीट करने का मतलब ये नहीं है। आपने जहाँ छोड़ा था वहीं से आप डॉट 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 करके आगे बढ़ोगे। आपने जहाँ छोड़ा था आप वहां से कैसे स्टार्ट कर सकते हो बताओ? जहां आपने अपने दिमाग का लेवल छोड़ा था, प्रोसेस करने की कैपेसिटी छोड़ी थी मई में, जिन लोगों ने जेई का एडवांस का एग्जाम दिया है, मई में जहाँ पे आपने छोड़ा था, उसके बाद में अब आज अपन जब पढ़ रहे हैं, एक महीना पहले से पढ़ाई चालू करी मान लो अपन ने, तो आप सोच रहे हो कि अब तो मैं पढ़ रहा हूँ तो अब मेरा एकदम सारी प्रॉब्लम्स हो जानी चाहिए, मेरे को एकदम क्लैरिटी से आना चाहिए, पर आपकी प्रोसेस करने की कैपेसिटी तो वही है ना जहाँ आपने छोड़ा था। अब जब लगातार मेहनत करोगे तो धीरे धीरे वो रिफाइन होते 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 बेटर होगी। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस अपन अपने काम के आउटपुट में डालते हैं ना, ये अपने को पूरा बर्बाद करती है, ये अपने एटीट्यूड को बिगाड़ती है, हमारी एनर्जी को बार बार डाउन करती है, क्योंकि हम उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। भाई ये क्वेश्चन आपने देखा, ये वाला क्वेश्चन आपने देखा, आपको अभी नहीं समझ में आया, अब आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आया, तो आप वो लर्निंग की अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हो। कुछ नहीं आता तो मेरे नजरिए से इसको देखो, तो मुझे वहां पे अपॉर्चुनिटी दिखती है। ऑब्वियसली कुछ नहीं आ रहा तो आपके अंदर नहीं है, तभी तो नहीं आ रहा। कुछ नहीं आ रहा इसका मतलब आपको उसका थॉट नहीं मालूम पड़ रहा है, कैसे प्रोसेस करना नहीं मालूम पड़ रहा है, तो उसको क्यों क्वेश्चन मार्क कर रहे हो कि मेरे को क्यों नहीं आ रहा? तो बेवकूफी है ना, क्या उसको क्वेश्चन मार्क करो मेरे को क्यों नहीं आ रहा? अरे भाई नहीं है अंदर वो थॉट और प्रोसेसिंग अभी नहीं है, इसलिए नहीं आ रहा। अब यहां मेरे पास जब कोई चीज मेरे को नहीं आती है तो मेरे पास दो चॉइसेस होती हैं। देखो मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ये बात को ध्यान से सुनना। कुछ चीजें स्पॉन्टेनियसली निकलती है जब अपने एट द हीट ऑफ द मोमेंट कोई क्वेश्चन अपने से सॉल्व नहीं हो रहा है ना, मेजॉरिटी ऑफ जनता उस समय फ्रस्ट्रेट होती है, खुद से क्वेश्चन पुट अप करती है मेरे से क्यों नहीं हो रहा। इसको एक दूसरे नजरिए से देखो, आपसे इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि उसकी थॉट आपके दिमाग में ठीक तरीके से प्रोसेस नहीं हो पा रही है, उस क्वेश्चन की डिमांड का आपको ठीक तरीके से आइडिया नहीं लग रहा है, आप कोई पॉइंट मिस कर रहे हो। तो अब एक चॉइस है जो कि ऑलमोस्ट सारी जनता करती है, सारे स्टूडेंट्स करते हैं, कि आप उस मोमेंट पे फ्रस्ट्रेट हो जाओ और खुद की एनर्जीज को डाउन कर लो। और दूसरी चॉइस है कि आपके चेहरे पे स्माइल आ जाए, आप उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो कि आप कुछ है विच आई एम मिसिंग और मुझे इसमें इनपुट लेना है, और फिर थोड़ा फ्रेश नजरिए से उसको देख रहे हो कि मैं क्या मिस कर रहा हूं। पहले तो खुद ही ट्राई करने की कोशिश करो मैं क्या मिस कर रहा हूं, देन फ्रेंड्स को अप्रोच कर रहे हो, टीचर को अप्रोच कर रहे हो, और फिर उसको सीख लिया। इसमें एक अलग ही तरह का मजा है, क्योंकि हम सीख रहे हैं, हम सही नजरिए से चीज़ों को अप्रोच कर रहे हैं। तो रोज की पढ़ाई में कहीं फ्रस्ट्रेशन नहीं है, कहीं डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। बट जहां आपने अपने ऊपर इम्पोज कर दिया, होना ही चाहिए, एक्सरसाइज तो हो ही जानी चाहिए, क्वेश्चन तो हो ही जाना चाहिए, ऐसा कर ही लेना चाहिए, तो वहां आप अपने लिए केवल आगे होके इनवाइट कर रहे हो फ्रस्ट्रेशन को, आगे होके डिसअपॉइंटमेंट को इनवाइट कर रहे हो। तो यही अब ड्रॉपर बैच में हमें एक्सपीरियंस का फायदा उठाना है। यार कोई चीज़ नहीं होती है, सीधा सा रीज़न है यार उसका कुछ पॉइंट अपन मिस कर रहे हैं, पूरी एनर्जी उसको देखने में लगाएं, और फिर भी नहीं मालूम पड़ रहा तो ठीक है, अभी अपने थॉट प्रोसेस में नहीं है, क्यों साला इसका ड्रामा करें, इसको हटा के सीधा आप हेल्प लें, अपन जल्दी सीख के इसको आगे बढ़ें और खुश हों कि हमने कोई नई चीज़ सीखी है।
कुछ हमारे में नहीं था, हमने ले आए अपने में अंदर, उसको ढंग से वेल प्लेस करें, उस पर इंपॉर्टेंट मार्क करें, उस कॉन्सेप्ट को कहाँ नोट करना है वो करें। तो इस पूरे प्रोसेस में मजा है, एक्साइटमेंट है, खुश हो आप, जोश है आपके अंदर। और उधर वाले में सारा फ्रस्ट्रेशन है, डिसअपॉइंटमेंट है, और जनता फ्रस्ट्रेट ही होती है, डिसअपॉइंट ही होती है। तो मेरी बातों को थोड़ा समझने की अच्छे से कोशिश करो, पढ़ने में मजा आना चाहिए। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो उसके खुद के ऊपर जजमेंट मत लो उसको, मेरे से क्यों नहीं हो रहा। अरे भाई आप 30 मार्क का थोड़ी हो, नहीं हो रहा मतलब आपके दिमाग में नहीं है वो चीज़, इसमें क्या ड्रामा करना है, सीधा सीख के ख़त्म करो उसको। आपको नहीं समझ में आया कर्वेचर क्या है, उसके पीछे पढ़ो बजाय इसके कि मेरे से क्यों नहीं हो रहा। तो ये क्या होता है, ये सब चीज़ें, ये जो इमोशंस आते हैं ना, ये बहुत सटल वे में अंदर स्लिप करते हैं, आपको मालूम नहीं पड़ता है। जो फ्रस्ट्रेशन है, डिसअपॉइंटमेंट है, एंगर है, ये सब बहुत सटल वे में दिमाग के सरफेस पर आ जाते हैं, एंड यू जस्ट फ्लो विद दैट इमोशन, और आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। यही मेडिटेशन काम आता है कि द मोमेंट इमोशन स्लिप्स इन, यू बिकम अवेयर, अरे फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, मेरे को क्यों होना है फ्रस्ट्रेट, आई एम तो लर्निंग, ये तो मैं सीख रहा हूँ, क्यों फ्रस्ट्रेट होना है। एंड देन आप उस इमोशन से अपने आप को डिटैच कर लेते हो, और फिर उसके बाद में उसको अच्छे से हैंडल करते हो। तो आपकी एनर्जी सेव होती है, आपका टाइम सेव होता है, आपको लर्निंग सही तरह से होती है, आप मैच्योर होते हो। तो इसलिए बच्चों, रोज मेडिटेट करना जरूरी है, अदरवाइज वो इमोशंस आते हुए दिखेंगे ही नहीं। आप जब फ्रस्ट्रेट हो चुके होंगे तब आपको थोड़ी देर बाद मालूम पड़ेगा कि मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, पढ़ने का मन नहीं कर रहा। तो आप चाहते हो कि जो बाहर की उठापटक है, जो बाहर के अप्स एंड डाउन्स हैं, जो बाहर के चैलेंजेस, बार बार आपको पटके नहीं, उठा उठा के पटके नहीं ऐसे, तो उसके लिए फिर आपके पास वो गैप अवेलेबल होना चाहिए। आपको अपने अंदर सरकते हुए इमोशंस, डेवलप होते हुए इमोशंस दिखने चाहिए, वो ऐसे नहीं दिखेंगे, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए रोज़ आंखें बंद करके मल्टीपल टाइम्स बैठना होगा, 1-1 मिनट, 2-2 मिनट, ताकि जस्ट आप देख पाओ आपके अंदर क्या चल रहा है। इसका बहुत सटल इफेक्ट ये होगा, आपको जल्दी से चीज़ें दिख जाएंगी जो आपके अंदर आ रही हैं, दिखेंगी तो फिर उनको चैनलाइज भी कर पाओगे, और नहीं तो फिर बार बार फ्रस्ट्रेट हो गया। एग्जाम भी फ्रस्ट्रेट करेगा आपको, कोई भी चीज़ फ्रस्ट्रेट कर देगी आपको, तो आपके अंदर से अश्योरेंस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप मल्टीपल टाइम फ्रस्ट्रेट होते हो, तो फिर कैसे सेल्फ अश्योरेंस आएगा? सेल्फ अश्योरेंस कब आएगा, कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आपको मालूम है मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, मेरे को मालूम है क्या करना है, पढ़ना है, ट्राई करना है, नहीं होगा तो मैं छोड़ने की कैपेसिटी मेरे अंदर है, मैं फ्रस्ट्रेट नहीं होता हूँ। जब रोज़ फ्रस्ट्रेट नहीं होगे तो फिर आपको पेपर का लेवल डरा नहीं सकता ना, क्योंकि आपको तो, हम जो करते हैं उससे अंदर अपने आप रीडिंग बनती है, सोच के नहीं बनती है मैं फ्रस्ट्रेट नहीं हूँ, ऐसा नहीं होता। आप यदि रोज़ फ्रस्ट्रेट नहीं होते हो तो फिर अंदर वो अश्योरेंस बनता है कि मैं चीज़ों से फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ, कुछ होगा देख लूँगा। बट रोज ही फ्रस्ट्रेट होते हो, फिर खुद को ध्यान दिला रहे हो मैं फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ क्वेश्चन से, ऐसे नहीं चलता। इसलिए मेडिटेट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा फ्रस्ट्रेशन इंडेक्स कम हो, हमारा डिसअपॉइंटमेंट इंडेक्स कम हो, और अंदर से वो सेल्फ अश्योरेंस आए। कोई भी क्वेश्चन आ जाए कुछ ही फ़र्क नहीं है। आई नो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये कह रहे हो कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं कर लूँगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप कितना ही पढ़ लो, क्या कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं कर लूँगा? आपको वो चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं हैंडल कर लूँगा। हैंडल करने में क्या होता है कि पूरा कर लूँगा, पार्टली कर लूँगा, छोड़ दूँगा, आगे बढ़ जाऊँगा। ये कैपेसिटी अपने अंदर डेवलप करनी है। इसलिए रोज मल्टीपल टाइम्स आंखें बंद करना जरूरी है। खाना खाने बैठो, 2 मिनट का गैप, थोड़ा शांत करना है, थोड़ा अपने आप को शांत करना है। स्टिमुलाई और आपके रिएक्शन के बीच में गैप लाने की कोशिश करनी है। स्टिमुलाई समझते हो, बाहर से जो आ रहा है स्टिमुलाई, और आपकी जो रिएक्शन है, हमें उस रिएक्शन को रिस्पॉन्स में कन्वर्ट करना है। रिएक्शन रिस्पॉन्स में क्या अंतर होता है? रिएक्शन जो अपने आप हो जाती है, रिस्पॉन्स जो हम सोच के करते हैं। तो हमें रिएक्टिव मोड से रिस्पॉन्सिव मोड में आना है। तो रिएक्टिव मोड से रिस्पॉन्सिव मोड में कब आएंगे? जब पहले वो स्टिमुलाई और हमारे अंदर जो डिफॉल्ट मोड से रिएक्शन जनरेट हो रही है उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास गैप हो। यदि आज तक आप सैकड़ों क्वेश्चंस करके फ्रस्ट्रेट हुए हो, तो मेरे आज समझाने के बाद में आप इमीडिएटली फ्रस्ट्रेशन होना बंद हो जाए, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है।
क्योंकि आप डिफॉल्ट मोड से आपका ब्रेन काम करता है। आपका ब्रेन आपसे नहीं पूछना चाहता कि क्या करें, आपका ब्रेन आपसे नहीं पूछना चाहता कि क्या करें, क्योंकि उसमें एनर्जी जाती है। आप उसको नया रास्ता बता दोगे। एम्प्लॉयज नहीं चाहते हैं बार बार आए कि सर ने साला चेंज कर दिया तो फिर पूरा सारा काम चेंज करना पड़ेगा। वो जैसे करना, जैसे बता रखा है ऐसे करते रहे। कि नई चीज़ों में जोर आता है ना, तो आपका ब्रेन आपसे नहीं पूछना चाहता बार बार कि इसमें क्या करूँ, उसमें क्या करूँ, उसमें क्या करूँ। तो इसीलिए वो अपने आप इमोशन भेज देता है। अच्छा भाई यहाँ पे तो क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो फ्रस्ट्रेट होता है, तो फ्रस्ट्रेशन का केमिकल्स अंदर आ जाते हैं और आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। तो आपका ब्रेन, आप यदि नहीं कमांड लोगे तो आपका ब्रेन तो वही डिफॉल्ट मोड से, इसको डिफॉल्ट मोड बोलते हैं, जिसमें अपने आप अपने अंदर से इमोशन जनरेट होता है, वो डिफॉल्ट मोड होता है। और डिफॉल्ट मोड हमारी ग्रोथ के लिए सही नहीं होता। वो रोजमर्रा के काम के लिए ठीक होता है कि पेस्ट करने में हम नहीं सोचे कि अब ऐसे घुमाऊं या ऐसे घुमाऊं या ऐसे घुमाऊं। बाइसिकल चलाने में, स्कूटर चलाने में, रूटीन के कामों में, नहाने में भी नहीं सोचना पड़े अब साबुन यहाँ लगाऊं, यहाँ लगाऊं, कहाँ लगाऊं, नहीं, वो रूटीन के काम है, वो ऑटो पायलट मोड में ठीक है। बट हमारा बिहेवियर वो रूटीन मोड नहीं होना चाहिए। हर सिचुएशन को हम फ्रेश डील करें, हर सिचुएशन को फ्रेश डील करें। तो हजारों घंटों की आपकी कंडीशनिंग हो रखी है, और मैं एक बार बोल दिया 5-10 मिनट और आप सोचो कि मेरी कंडीशनिंग ब्रेक हो जाए, या आप बोलो और मेरी कंडीशनिंग ब्रेक हो जाए, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत करने का तरीका बता रहा हूँ कि रोज़ आंखें बंद करो। खाना खाते हो 2 मिनट के लिए आंखें बंद। खाना स्टिमुलाई है, आपके अंदर या तो अच्छा रिएक्शन आ रहा है, आपका पसंद का खाना है, न्यूट्रल आ रहा है, नॉर्मल खाना है, पसंद का नहीं है तो फिर इरिटेशन आ रहा है। तीनों तरह के इमोशंस हो सकते हैं। तो आप खाने और अपने बीच में गैप दे रहे हो 2 मिनट का, 30 ब्रेथ्स। घर में कोई बोलता है क्या कर रहे हो, बोलो सर ने बोला है कि 2 मिनट रुक के खाना है। ये मैं एग्जाम के हिसाब से बता रहा हूँ, आपकी पढ़ाई के हिसाब से बता रहा हूँ। रोजमर्रा की ज़िंदगी से वो गैप जनरेट करने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये सब काम रोज करेंगे ना, नॉन निगोशियबली करेंगे। 3 बार खाना खाएंगे, बाहर खड़े हो टिफिन लेके बैठ खड़े हो, अब आप जानते हो अपने दोस्तों के बीच में खड़े हो, तो जहाँ सेम कल्चर के लोग होते हैं वहाँ एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं प्रैक्टिस में। मान लो आपने टिफिन खोल लिया, अब आप भी खड़े हो जाओ, सामने वाला भी टिफिन लेके खड़ा है, 2 मिनट खड़े हैं, खड़े हैं अपन अपने खाने को देख रहे हैं, शांति से बस खाना है, मेरे को मालूम मेरे को गैप देना है, 2 मिनट भी गैप देना है। खाना खत्म हो गया, 1 मिनट का गैप देना है, गैप देना है। क्लास खत्म हो गई, उठना है, 1 मिनट का गैप देना है। कॉन्शियस गैप्स डालने हैं हर एक्टिविटी में, कॉन्शियस गैप्स, कि आप इमीडिएटली नहीं उठते हो, आप फोर्स करके गैप देते हो। नहाने जा रहे हो, 1 मिनट का गैप दे दो। हर जगह जहां पॉसिबल हो वहां 1-1 मिनट का गैप दो। दिन भर में 10-12 मिनट एक्स्ट्रा दोगे, ये आपकी पूरी जिंदगी बदल देंगे, पूरी जिंदगी बदल देंगे। आपको इतना मेच्योर बना देंगे, आपके अंदर से अपने आप अश्योरेंस आएगा, क्योंकि अब आप सिचुएशन डिपेंडेंट है ही नहीं ना आपकी रिएक्शन, अब तो आप पे डिपेंडेंट है। आप सोच के डिसाइड करोगे क्या करना है। तो ये अपने ऐसे नहीं होगा, इसके लिए आपके नर्वस सिस्टम को थोड़ा इस तरह से स्लो होना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको गैप देना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन फ्रस्ट्रेट नहीं करेंगे, टेस्ट फ्रस्ट्रेट नहीं करेंगे, वो फर्क ही नहीं पड़ता, आएगा जो देख लूंगा, जो आएगा देख लूंगा। तो आप फिर हैप्पी हो क्या होगे, आप हैप्पी हो क्या होगे। और नहीं तो फिर आप डरे डरे जाओगे, क्योंकि आपको खुद को अंदर वाले डर कहाँ से, अंदर से आता है। अब अंदर वाला तो जानता है कि यार कुछ भी हो सकता है, सारा फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, डर रहेगा। तो एग्जाम में डर का यही कारण है। एग्जाम से डर हटेगा यदि अपन क्या करेंगे, अपन हर सिचुएशन में सोच के करेंगे, तो फिर वो डर हट जाएगा। फिर आप मेंस में, एडवांस में किसी में डरे हुए नहीं जाओगे। आप मान लो जैसा भी पेपर आए, मेरे पास वो गैप अवेलेबल है, मेरे को हर क्वेश्चन के बाद में वो गैप मिलेगा जिसमें मैं सोचूं क्या करना है, और वो क्वेश्चन मेरे को अप डाउन नहीं कर सकता। मैं एक नॉर्मल स्टेट में रहूँगा, इक्वानिमस स्टेट में रहूँगा। और लीडरशिप के लिए बहुत ज़रूरी ट्रेट है, बहुत ही ज़रूरी ट्रेट है। अब मान लो नीट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, नीट का एग्ज़ाम पोस्टपोन मतलब कैंसिल हुआ, री नीट हुआ। अब उस दिन मैं कैसे रिएक्ट कर रहा था, मान लो मैं फ्रस्ट्रेट हुआ, साला 1.5 महीना फिर पढ़ाना पड़ेगा, इतने सारे टेस्ट वापस लेने पड़ेंगे, नए बैचेस आ रहे हैं, इनकी क्लासेस भी लेनी पड़ेंगी। तो अब वो फ्रस्ट्रेशन बच्चे नोट करेंगे ना, तो बच्चे भी वही इमोशन, वही वाइब लेके जाएंगे, ले वापस से पढ़ना पड़ेगा, अच्छा हो गया था, ऐसा हो गया था। बट मेरे पास वो गैप था कि भैया ये आउट ऑफ कंट्रोल है अपने, एक भी फ्रस्ट्रेशन कोई काम का नहीं, क्योंकि एग्जाम दोबारा होना है, दिस इज फैक्ट। क्यों होना है वो अपने डोमेन में नहीं है, कि ऐसा क्यों हुआ वो अपने डोमेन में नहीं है। अपने डोमेन में क्या है कि एग्जाम दोबारा होना है, बच्चों को तैयार करना है, उनके इमोशंस को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करना है,
टीचर्स को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करना है, आगे बढ़ना है। आपके पास वो गैप है तो आपने सोच के खुद को सेटल कर लिया, टीचर्स को सेटल कर लिया, बच्चों को सेटल कर दिया। तो एक लीडर के लिए ये बहुत ज़रूरी ट्रेड। जिंदगी में केवल एक चीज़ कांस्टेंट है, व्हाट इज दैट? चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम जो ग्रो कर रहे हैं उसमें हम देख लें, जो होगा देख लेंगे, उसमें जो बेस्ट पॉसिबल मेरे पास होगा मैं कर दूंगा। मैथ्स में हो सकता है आपसे 2 ही क्वेश्चन सॉल्व हो, कोई दिक्कत नहीं, आप उन्हें 2-2 3 क्वेश्चन सॉल्व होकर भी आईटी में पहुंच जाते हैं। तो आपको डर नहीं है ना किसी चीज़ का, कैसा पेपर आएगा क्या आएगा, कि हम आपको अंदर से अश्योरेंस देख लूँगा, कर लूँगा। तो अभी अगले 5-6 महीने अपने पास टाइम है जिसमें अपन अपने अंदर वो गैप जनरेट करें कि अपन चीज़ों में सोच के ढंग से निर्णय लेते हैं, फ्रस्ट्रेट नहीं होते हैं, डिसअपॉइंट नहीं होते हैं, ओवर एक्सपेक्टेशन अपने आप से आउटपुट में नहीं करते हैं, इनपुट में करते हैं। इनपुट किसको बोलते हैं? कि 3 बार क्वेश्चन रीड करो, जल्दी क्यों छोड़ रहा है, एक बार और देख, दोबारा थ्योरी देख, खुद से कह रहे हो अभी से क्यों छोड़ रहा है, चल यार अब ठीक है, देख लिया, थ्योरी भी देख ली, नहीं हो रहा, छोड़ दें। सुबह उठ क्यों नहीं रहा, रात में पढ़ क्यों नहीं रहा, बीच में क्यों उठ रहा है, वो सब इनपुट में आप पूरा एक्सपेक्टेशंस रखो अपने में, एकदम टाइट रखो इनपुट के मामले में, आउटपुट एकदम ढीला छोड़ दो। आउटपुट में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो जो आ रहा है एक्सपेक्ट, अकॉर्डिंगली चेंज इनपुट, आउटपुट के अकॉर्डिंगली इनपुट चेंज करो। इस बार टेस्ट, कुछ गलतियां देखो, अकॉर्डिंगली इनपुट अपना चेंज करो। तो ऐसे अपन ग्रो कर रहे हैं। तो इसलिए मेडिटेट करना, मेडिटेशन अपने लिए बिल्कुल सिंपल है, आंखें बंद करना, ब्रेथ पे या किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोकस करना, अपनी हार्ट बीट पे फोकस कर लो, अपनी ब्रेथ पे फोकस कर लो, साउंड पे फोकस कर लो। आंखें बंद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आंखें बंद नहीं होगी ना तो आपके अराउंड जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें आपका ध्यान बार बार भटकेगा। आंखें बंद होगी तो आपको दिखेगा कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, तब फिर आप उसको चेंज कर पाओगे, आप उसको चैनलाइज कर पाओगे। इसलिए आंखें बंद करना बहुत जरूरी है। और आपकी एज में आंखें बंद करके बैठना इट्स अ डैम डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा होती है, बट जो करता है उसको फ़ायदा मिलता है। और आपकी आदत पड़ गई है, थोड़ी थोड़ी तो आदत पड़ गई, कर ही लेते हो मेरे साथ 3-4 मिनट तो आंखें बंद करते ही हो, है ना, कोई चैलेंज थोड़ी है, नहीं या है, नहीं, तो वैसे तो आंखें बंद कर करना है। तो ये सटल चीज़ें हैं, साइकोलॉजिकल चीज़ें जो शायद ही कोई बताए, बट इससे पूरे गेम चेंज हो जाते हैं। हम वो जो अंदर से अश्योरेंस ढूंढना चाहते हैं ना, वो कॉन्फिडेंस ढूंढना चाहते हैं, वो अपने आप इससे आएगा जब हम सही तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे। इसलिए दिन भर में रोज अपने इंट्रोस्पेक्शन में ये देखना जरूरी है कि मैं फ्रस्ट्रेट कितनी बार हुआ, और उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करनी है। वो आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अब कृष्णा वंश आज जा रहे हैं, दिन में मान लो इनको बस आधा घंटे लेट मिल रही है, फ्रस्ट्रेशन नहीं आने दे रही है, नहीं मिल रही, बस ठीक है, आप कुछ कर नहीं सकते, बैठना है, आधा घंटे को कैसे यूटिलाइज करते हैं, कि आंखें बंद करके रेस्ट कर लेते हैं, कि आपस में बातचीत कर लेते हैं, कुछ और आसपास ही देख लेते हैं, कुछ खा पी लेते हैं। बट द मोमेंट आपने देख लिया कि ये सिचुएशन मेरे कंट्रोल में नहीं है, कृष्णा वंश बस में चढ़े, प्रिंस बस में चढ़ा, और इनको दिखा कि भाई सीट नहीं है, जाना इसी बस में है, 2 चॉइस है, या तो उतर जाओ बस से, और या फिर इसी बस में जाना है, टेक द डिसीजन। आपने डिसीजन लिया इसी बस में जाना है, सीट नहीं है। अब पूरी बॉडी को माइंड इमीडिएटली डिफॉल्ट पर्सपेक्टिव में जाएगा, माइंड इमीडिएटली डिफॉल्ट मोड में जाएगा। डिफॉल्ट मोड क्या है हर किसी का? फ्रस्ट्रेशन, साला सीट ही नहीं है, पढ़ के आ रहा हूँ 6 घंटे, क्या साला सरदर्दी है, सीट ही नहीं है, ये डिफॉल्ट मोड होगा। आपके पास गैप होगा, आप बोलोगे भैया चलना है, आधा घंटा है, आराम से खड़े रहेंगे, सीट का सहारा लेके खड़े रहेंगे, फ्रस्ट्रेट नहीं होने देंगे खुद को। तो ऐसे खाना है, मम्मी पापा हैं, ये सब अपॉर्चुनिटीज़ है अपनी जेई एडवांस 27 के लिए। जो आपके दिन भर में घटनाएं हो रही हैं वो सारी आपकी जेई एडवांस 27 के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप फ्रस्ट्रेशन नहीं आने दे रहे हो अपने अंदर। अब बोलना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने आपको बता रखा, मैं ऐसा नहीं केवल आइडियल बातें कर रहा हूँ। अवेयर होना एक ग्रोथ का एक लेवल है कि एटलीस्ट आप अवेयर हो गए कि हाँ यार फ्रस्ट्रेट होते हैं तो अपने लिए डेट्रीमेंटल है, फ्रस्ट्रेशन कम करना है, हटाना है फ्रस्ट्रेशन ज़िंदगी से। तो आपके ये यदि आपने इसको समझ लिया तो ग्रोथ का एक पायदान आपने चढ़ लिया कि कम करना है।
अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि आप अभी फ्रस्ट्रेशन तो आएगा, पोस्ट इवेंट आपको बता रखा है कि फ्रस्ट्रेशन आ गया, आप फ्रस्ट्रेट हो गए, बह गए इमोशन में, कुछ देर बाद में मालूम पड़ा कि भैया मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, बस उस टाइम ठीक कर लो उसको, खुद से बात करके ठीक कर लो। कृष्णा ऐसे ही फ्रस्ट्रेट होता रहेगा क्या? फिर तू नॉर्मल इंसान की तरह रहेगा, तेरे को पेपर भी फ्रस्ट्रेट करेगा, तेरे को कोई भी फ्रस्ट्रेट करके चल जाएगा। तेरा कंट्रोल तेरे पास रहना चाहिए। नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना। और तेरे को गैप नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? क्योंकि तू प्रैक्टिस ठीक तरीके से नहीं कर रहा, जो सर ने बताई है। तो ऐसे खुद को गाइड करना। उस टाइम नहीं करते हो, रात में जर्नलिंग में करो। इन टूल्स को अंडर एस्टिमेट मत करना। कितनी पढ़ाई कर लो फिर भी डरे डरे से जाओगे, पढ़ाई में मज़ा नहीं आएगा, एग्जाम को एक्साइटमेंट नहीं करेगा, क्योंकि अंदर अश्योरेंस नहीं होगा। आप पेपर डिपेंडेंट आपका रिस्पॉन्स हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगी। मतलब कुछ भी हो सकता है, आपको ऐसा लगेगा कुछ भी हो सकता है, जबकि अदरवाइज आपको लगेगा कि कैसा भी आएगा मैं देख लूँगा, अपने हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा, मेरे को हिला नहीं सकता कोई पेपर, मेरे को कोई पेपर हिला नहीं सकता, मेरे को एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा तो भी मेरा फर्क नहीं पड़ेगा, मैं सेकंड पेपर में देख लूँगा। मेरे को नहीं आएगा तो बाकी लोगों को भी नहीं आएगा, मेरे जैसे बच्चों को। तो वो अश्योरेंस आपके अंदर है, तो आप मस्ती से पूरा दिन मस्ती से निकल रहा है आपको। वो अश्योरेंस मोटिवेशन से नहीं आता, इंस्पिरेशन से नहीं आता, वो रोज की प्रैक्टिस से आता है। कि रोज यदि वो आप कर रहे हो तो फिर आप फाइनल डे भी अश्योर्ड रहोगे, रोज यदि वो नहीं कर रहे हो तो फिर आप फाइनल डे ऐसे ही रहोगे, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डरे डरे से रहोगे। तो इसलिए जिंदगी से फ्रस्ट्रेशन को कम करना है, कम करना है, कम करना है। और हो जाते हो फ्रस्ट्रेट तो फ्रस्ट्रेट हो गए तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है कि मैं फ्रस्ट्रेट क्यों हो गया। हो गए, इट इज ओके, स्माइल। आपने एक्नॉलेज, आपने आइडेंटिफाई तो कर लिया मैं फ्रस्ट्रेट हुआ, गलत था। ये एक विन है, एक विन है कि आप फ्रस्ट्रेट हुए, आपको मालूम पड़ गया मैं फ्रस्ट्रेट हुआ और ये ठीक नहीं था, मेरे को इसको इंप्रूव करना है। आप ऊपर ही चढ़ रहे हो, नीचे नहीं उतर रहे हो, सही है ये। फटाफट शैडो प्रैक्टिस की कि क्या मेरा रिस्पॉन्स होना चाहिए था, चैप्टर क्लोज, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये क्वेश्चंस के कॉन्टेक्स्ट से ही मैंने बात चालू करी थी कि ये साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट, अपने आप को हैंडल करना, ये एग्ज़ाम्स के लिए, रियल लाइफ के लिए, सब जगह के लिए ज़रूरी है। तो वो मैच्योरिटी हमें मिलनी चाहिए। अपने आप से एक्सपेक्टेशंस लानी है काम में, इनपुट में। एक्सपेक्टेशंस इनपुट में पूरी लगानी है। भैया तू फिजिक्स क्यों नहीं पढ़ रहा है, तू मैथ्स क्यों नहीं पढ़ रहा, तो वो लास्ट ईयर की तरह ही कर रहा है ना। तो वो सब इनपुट में एकदम टाइट, आउटपुट में जो आ गया ठीक है, आप क्या कर सकते हैं बेस्ट। ऑलराइट, तो ये अपन ने सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन वाला सेक्शन पूरा फिनिश किया, और अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है।